दोस्तों, कैसे आप सब। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, आपका स्टूडेंट इंडिया चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले फिगर और स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों टॉपिक को दोस्तों आज हम इसी वीडियो के अंदर एक साथ सीखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी फाइट सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हम करते क्या है, इंग्लिश ग्रामर के किन्हीं भी दो टॉपिक उठा के लाते हैं और उन्हीं दो टॉपिक को हम एक साथ सीखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक सीख चुके हैं। ठीक है, और आज हमारे दोनों लास्ट बचते हैं, यानी कि 10वीं और लास्ट वीडियो हमारी। आप चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट के अंदर जाना, फाइट सीरीज की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इससे पहले मैं जितने भी ग्रामर के टॉपिक की मैं सारी की सारी बना चुकी हूँ। ठीक है, यानी कि हमारी लास्ट वीडियो है और इसके बाद ग्रामर के सारे टॉपिक दोस्तों खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो भी सीखना है, पूरी ग्रामर सीखनी है आपको, सीख सकते हो उस प्लेलिस्ट से, उस सीरीज से। ठीक है, जो भी टॉपिक सीखना है वो आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले फिगर ऑफ स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों टॉपिक को एक साथ सीखेंगे। पहले सीखेंगे फिगर ऑफ स्पीच और फिर सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस एंड तक बने रहना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कमर को कस लो और बिल्कुल आराम से मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस सारा कंसंट्रेट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे। ठीक है, तो सब बिना देरी करते शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि फिगर और स्पीच का मतलब क्या होता है। दीदी अब ये किस प्रकार का नाम है, ये क्यों है आया हमारी इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर। वही हमेशा की तरह इंग्लिश ग्रामर की मार्केट में तो मेरा काम जाने का है ही, तो फिर से गई वहां पे मिली फिगर और स्पीच की दुकान से। अब वहां जाके पता चला कि भाई, मैंने उनसे पूछा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका क्या काम है। उन्होंने कहा मेरा ये काम है, और जिन्होंने काम बताया ना वही मैं आपको बता रही हूँ, और हमेशा मैं ऐसे बताती हूँ। ठीक है, तो अब उनका काम क्या है दोस्तों, देखो इसका मतलब क्या होता है फिगर और स्पीच। इसका मतलब क्या होता है, स्पीच से समझो। जब अपनी स्पीच को, यानी कि अपने इंग्लिश के सेंटेंस को, स्पीच का मतलब क्या होता है, इंग्लिश के सेंटेंस को, इंसान है स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, यानी वो इंग्लिश में सेंटेंस बोल रहा है। ठीक है, जब दोस्तों अपने सेंटेंस को फिगर दे देते हैं, यानी कोई ना कोई शक्ल दे देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिगर और स्पीच कहते हैं। ठीक है, दोस्तों आपने देखा होगा जब भी जून की छुट्टियों में सर हमें ड्राइंग बनाने के लिए देते हैं, तो हम अपनी ड्राइंग को बनाने के लिए अलग अलग बच्चे अलग अलग बाउंड्रियां करते हैं। कोई कैसी बाउंड्री करता है, कोई कैसी बाउंड्री करता है, कोई कैसी जो कोई कैसा डायग्राम बनाता है, कोई कैसा डायग्राम बनाता है। क्यों बनाते हो, अपने जो चार्ट है सर को हमारा सुंदर लगे। ठीक है, कोई कैसी करता है, कोई कैसी करता है। ऐसे ही शादी में भी होता है। शादी में औरत हो या फिर मर्द, स्पेशली औरत जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं यारो, वो क्या करती है सजने के लिए, कोई कैसा लहंगा पहनती है, कोई कैसा लहंगा पहनती है, कोई कैसे कान के झुमके पहनते हैं, कोई कैसे पहनते हैं, कोई कैसे लिपस्टिक लगाती है। मैं ऐसे सुंदर लगूंगी, मैं ऐसे सुंदर लगूंगी। किसी की सैंडल अलग तरीके के होते हैं, क्यों, ताकि हम सुंदर लगे, सबको हम सुंदर लगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके के कार्य करते हैं। सेम एज इट इज इसी तरह दोस्तों हमारा फिगर और स्पीच में होता है। यानी कि सेंटेंस को जब हम सिंपल ना बोलने की बजाय कुछ मसाला डाल के बोले, यानी कि किसी और को हमारी बात अच्छी लगे, यानी कि वो सुने ना हमारी बात को, यार ये तो क्या इन शब्दों का यूज कर रहा है, कहाँ से आए इसके, कहाँ से याद होते हैं इसे ऐसे शब्द। ठीक है, जब अपनी बात को सिंपल ना कहकर कुछ मसाला डाले, उसमें कुछ उसमें चटपटा सा तीखा सा डाले, नमकीन सा डाले, वही नमकीन, वही मसाला, वही तीखे डालने के लिए हम जिन शब्दों का यूज करते हैं, उन्हीं शब्दों को इंग्लिश की भाषा में फिगर और स्पीच कहा जाता है। हिंदी ग्रामर में कहे, यानी कि जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। ठीक है, तो अलंकार कुछ नहीं होते हैं, शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, यानी कि हमारे जो वाक्य है ना, हमारे जो वाक्य है हम सिंपल नहीं कह रहे, बिल्कुल सिंपली नहीं कह रहे। उसमें एक तो भैया हम बिल्कुल सिंपल शादी में तैयार होकर चले जाए, चार्ट को सिंपल बना ले, ये मजा नहीं आएगा ना, इसमें कुछ कूल सा नहीं आएगा। हम उसमें कुछ अलग करें। ठीक है, ऐसी अपनी बातों को, अपने शब्दों को सिंपल ना बोल के कुछ मसाला टाइप बोले। इन्हीं मसाला टाइप शब्दों को, इन्हीं अपने सुंदर दिखाने के लिए, अपनी वाक्य को, अपनी बात को सुंदर दिखाने के लिए, इंप्रेसिव दिखाने के लिए, जब लोग सुने तो उन्हें कितना अच्छा लगे कि क्या 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 शब्दों का यूज किया इसने। ठीक है, तो हम जिन शब्दों का यूज करते हैं ना, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, फिगर और स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो अपने स्पीच को, अपने शब्दों को, अपने सेंटेंस को फिगर दे देते हैं, कोई शक्ल दे देते हैं, सिंपल ना बोल के कोई नए नए शब्दों का यूज करना, कोई नई फिगर दे देना, इज कॉल्ड फिगर और स्पीच। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल देखो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज अ सन। मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाऊंगी दोस्तों। आपको आपने सुना होगा, मान लो भाई कोई लड़की जा रही है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं, यार देख वो लड़की कितनी अच्छी लग रही है, यार देख वो लड़की कितनी सुंदर लग रही है। हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कह रहे, यार क्या लग रही है ये,
यार क्या लग रही है ये, यानी कि देखो बोलने का तरीका देखो, बोलने का तरीका देखो, कोई और सुनेगा ना उसे ये चीज इतनी इंप्रेसिव लगेगी, ठीक है। या फिर भाई हम कह दे कि यार बिल्कुल चांद जैसे चमक रही है, यानी कि ये नहीं कहा मैंने, सिंपली नहीं कहा इस बात को कितनी सुंदर लग रही है, यार क्या चांद जैसे चमक रही है, ऐसे कह दे तो चांद जैसा चमकना, किसी नए शब्द का यूज कर देना, अपनी बात को एक फिगर दे दी, चांद शब्द का यूज करके फिगर दे दी, तो इसी शब्दों को हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई लड़की हंसी, उसकी स्माइल ज्यादा खिल रही थी, अच्छी लग रही थी, लेकिन ये नहीं कहा ना कि उसकी स्माइल खिल रही है, वो स्माइल करते हुए अच्छी लग रही है, वो अच्छा मुस्कुरा रही है, ऐसा नहीं कहा, कह दिया भाई वाह क्या स्माइल है, उसकी स्माइल तो ऐसी है जैसे कि हमारा सूर्य चमक रहा हो, यानी कि हमारे सूर्य देव चमक रहे हो, ठीक है। तो अपनी बात को देखो इस तरीके से कहा है, यानी कि देखो सोच के देखो, हम पढ़ेंगे इस बात को, कितना इंप्रेसिव लग रहा है, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है बात, कि देखो स्माइल है उसकी ऐसी जैसे सन चमक रहा है, ठीक है। तो बात को इन शब्दों ने बात को क्या बना दिया, इंप्रेसिव बना दिया, ठीक है, बात को अच्छा बना दिया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। ओके, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। अब इसका मतलब क्या है भाई, मैं इतनी भूखी, हम सिंपल कह सकते हैं, जैसे हम चार्ट सिंपल बना सकते हैं, शादी के लिए सिंपल तैयार हो सकते हैं, किसी फंक्शन के लिए ऐसे हम सिंपल कह सकते हैं, यार मैं बहुत बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, लेकिन नहीं यारो हमें तो कुछ मसाला डालना है, बिना मसाला डाल तुम्हारी बात ही नहीं बनती ना, हमने मसाला डाला, और पता क्या डाला, यार मैं इतनी भूखी हूँ कि मैं घोड़े को खा सकती हूँ। क्या कोई घोड़े को खा सकता है, नहीं खा सकता, बस अपनी बात को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लोग को अट्रैक्शन, लोग अट्रैक्ट हो हमारी बात से, ठीक है, उन्हें इंप्रेसिव लगे, इसलिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं। एंड जिन हम शब्दों का यूज करते हैं अपने सिंपल शब्दों को हटाकर, लोगों को बात हमारी अट्रैक्टिव लगे, ब्यूटीफुल लगे, इंप्रेसिव लगे, इन लगने के जिन शब्दों का यूज करते हैं अपने सिंपल शब्द हटाकर, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। चिंता ना करो, इंग्लिश ग्रामर में कुछ है हमारे फिगर ऑफ स्पीच, इजीली सीख लेंगे। ओके, तो पहले बात करते हैं सिमिले की। अब दीदी सिमिले का मतलब क्या होता है, दोस्तों दोनों को एक साथ सीखेंगे, सिमिले को और मेटाफर, दोनों फिगर ऑफ स्पीच को हम एक साथ ही सीखेंगे। ये सारे हम जितने भी सीखने वाले हैं सारे हमारे फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि इनके अंदर पता है ये ऐसे ऐसे क्यों बढ़ जाती हैं, ये दीदी ये शब्द क्यों बना, ये शब्द क्यों बना, ये शब्द क्यों बना, ये ऐसे ऐसे शब्द क्यों बनाए जाते हैं, ताकि दोस्तों देखो फिगर ऑफ स्पीच हमारी इतनी सारी होती है, यानी कि इतने सारे हमारे इंप्रेसिव, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव शब्द है, ठीक है। उन शब्दों को हमने क्लासीफाई कर दिया, हाँ ऐसे ऐसे शब्द है ना कुछ, इन्हें इसमें डाल दो, ऐसे शब्दों को इनमें डाल दो, ठीक है। तो ऐसे क्लासीफाई कर दिया और उसे नाम दे दिया, और वे सारे नाम भाई सारे थे तो फिगर ऑफ स्पीच ही, और सारे फिगर ऑफ स्पीच के अंदर डाल दिए, ठीक है। ये टाइप्स नहीं होते, ये फिगर ऑफ स्पीच ही होते हैं। ओके, ये मत करें कि फिगर ऑफ स्पीच के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, नहीं, ये टाइप्स नहीं पढ़ते हम, ठीक है। ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं कुछ शब्द, ठीक है। तो पहला सिमिले, सिमिले का मतलब क्या होता है, जब हम किन्हीं दो चीज में कंपैरिजन कर रहे हो। दीदी कंपैरिजन की बात कहाँ से आ गई, हम तो ब्यूटीफुल की बात ले रहे हैं, हम तो अट्रैक्टिव की बात ले रहे हैं। समझो कोई इंसान लड़ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल शेर की तरह लड़ रहा है, तो हमने अपनी बात को हम कह सकते हैं कैसे बिल्कुल खूंखार के लड़ रहा है, हम ऐसे तो कह सकते हैं ना कैसे झगड़ा कर रहा है, खूंखार के झगड़ा कर रहा है, नहीं कहा हमने ऐसा, हमने जानवर से कंपेयर कर दिया, यार कैसे शेर की तरह झगड़ा कर रहा है, ठीक है। तो शेर हमारे ब्यूटीफुल शब्द हो गया ना, कोई और सुनेगा इस शब्द को, उसे कितना इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। बस ये इंप्रेसिव शब्द था ना, ये कंपैरिजन के लिए आ गया, यानी कि एक व्यक्ति में कंपैरिजन करते हैं कि वो शेर की तरह झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो कंपैरिजन बना दिया, ठीक है। तो सिमिलर का मतलब होता है जब हम या सिमिलर का यूज करते हैं, यूज फॉर कंपैरिजन, कि ऐसे शब्द जिनका यूज हम कंपैरिजन के लिए कर रहे हो, ठीक है। मेटाफर का भी ऐसे ही होता है, यूज फॉर कंपैरिजन, यानी कि दोनों का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, बस अंतर इतना है कि इसमें हम कंपैरिजन जब करते हैं ना तो दिखाते हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें कंपैरिजन करते हैं तो भाई वो तो दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि भाई मतलब किसी को लगता नहीं, कोई पढ़ेगा ना मेटाफर को तो उसे लगेगा नहीं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इसे पढ़ के हम समझ सकते हैं कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। कोई इंसान झगड़ा कर रहा है, भाई उसका झगड़ा बिल्कुल शेर की तरह है, अगर मैं कहूँ यार बिल्कुल शेर की तरह है, मैं ऐसे कहूँ बिल्कुल शेर की तरह झगड़ा कर रहा है, तो बात समझ में आ जाएंगे कि कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं कि झगड़ा ऐसे कर रहा है जैसे कि वो शेर है, वो झगड़े में शेर है, भाई कोई इंसान है, लड़का है, मोहन नाम का लड़का है, झगड़ा कर रहा है, मोहन तो नहीं लेंगे भाई, भगवान का नाम हो गया, हम एक रमेश नाम लेते हैं, ठीक है। रमेश झगड़ा कर रहा है, झगड़े में अगर हम इस तरीके से बोल रही हूँ कि वो शेर की तरह झगड़ा कर रहा है, तो मैं सिमिले में लूंगी, क्योंकि समझ जाएंगे शेर की तरह यानी कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि वो देखो झगड़ा कर रहा है, बिल्कुल शेर है, यानी कि झगड़े में बिल्कुल शेर है, ठीक है, तो मैंने उसको शेर ही बना दिया ना, यानी कंपैरिजन तो कर रही हूँ मैं,
लेकिन लग नहीं रहा कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे सिमिलियम कंपैरिजन के लिए लाइक और एज का यूज करते हैं। लाइक और एज का क्या मतलब है, की तरह, ठीक है। जैसे कि ही फोर्ट लाइक अ लायन, वह भाई शेर की तरह क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक का यूज करते हैं हम कि शेर की तरह झगड़ा कर रहा है, लेकिन अभी लाइक एज का यूज नहीं करते मेटाफर में, बिल्कुल इसे शेर कह देते हैं। यानी कि मतलब तुम्हारा वही होता है, मतलब हमारा सिमिलर वाला ही होता है, बस लाइक एज का यूज नहीं करते। इसमें लाइक एज का यूज नहीं करते, इसमें उसको वही बता देते हैं कि तो बिल्कुल शेयर ही है अपने झगड़े में, ठीक है। तो ऐसे बस अंतर इतना, सिमिलर मेटाफर में अंतर यही होता है कि दोनों का यूज कंपैरिजन के लिए करते हैं। इसमें कंपैरिजन के लिए हम लाइक और एज का यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, टाइम स्टेज मूवमेंट लाइक अ थीफ, जो टाइम है, समय है, वो ऐसे भागता है, नहीं कि टाइम जो है ना हमारे मूवमेंट को, हमारे अच्छे मूवमेंट को क्या कहता है, चुरा लेता है, किसकी तरह, चोर की तरह, जैसे कि चोर सब कुछ चुरा के भाग जाता है ना, ऐसे समय इतनी जल्दी भागता है, जो हमारे अच्छे जो हमारे मूवमेंट है ना उन्हें भी लेके चला जाता है, ठीक है। इतनी तेज भागते थे, वो चुरा के ले जाता है, कौन, समय लेके जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समय भाई उस समय को चोर से कंपेयर कर, जैसे कि समय हमारे मूवमेंट को ले जाता है, इसी तरह चोर भी लेके जाता है, ठीक है। तो समय को चोर से कंपेयर कर दिया, और कोई पढ़ेगा ना तो समझ जाएगा, हाँ लाइक लगा रखा, लाइक का मतलब क्या था, की तरह, यानी कि समय चोर की तरह है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, इसे टाइम को थीफ ही कहते हैं, कि टाइम जो समय है ना वो हमारा चोर ही है। मतलब तो इसका यही है, मतलब तो ये यही कह रहा है कि जो हमारा समय है वो चोर की तरह है, ऐसे कि समय मूवमेंट ले जाता है, चोर जैसे कि सारा सोना ले जाता है, ऐसे हमारे समय जो होता है, हमारा समय वो सारे मूवमेंट ले जाता है। बस अंतर इतना है, इसमें कंपैरिजन के लिए हम दिखा रहे हैं कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिखा नहीं रहे, इसमें सीधा कह रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारी होते हैं। आगे दोस्तों पर्सोनिफिकेशन। अब दीदी इसका क्या मतलब होता है, बिल्कुल सिंपल है, हम किसी को बता रहे हैं तू ऐसा, यार तू ऐसा है, इंसान, ठीक है, हम किसी को बता रहे हैं यार तू ऐसा है, तू ऐसा है, लेकिन बताते समय हम किसी लिविंग चीज को जब नॉन लिविंग की तरह करने लग जाए ना, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, व्हेन वी पुट द क्वालिफाइज ऑफ, हाँ सही है, इसमें सही है, यानी कि भाई कोई नॉन लिविंग चीज है, समझो मेरी बात, कोई नॉन लिविंग चीज है, कोई निर्जीव वस्तु है, उसको हम सजीव वस्तु की तरह दिखा रहे हैं अपने वाक्य के अंदर, यानी कि वो जिंदा है। ऐसे कि टेबल है, मेज, वो नॉन लिविंग है, लेकिन अपने वाक्य में कह दो भाई टेबल तो चल रही है, क्या टेबल चल सकती है, चल तो वही सकता है ना जो लिविंग हो, ठीक है। तो अपनी बात में जब निर्जीव वस्तुओं को सजीव की तरह दिखाया जाता है, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। जब हम जो लिविंग थिंग्स के जो गुण होते हैं ना उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, द फ्लोवर डांस्ड इन द ब्रीज। अब ब्रीज का मतलब क्या होता है, हवा, जब हवा चल रही होती है, लहरें, मस्त हवा, सुहावनी हवा चल रही होती है, तो जो फूल होते हैं वो ऐसे लहराते रहते हैं, ठीक है, ऐसे लहराते रहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या कह दिया भाई, फूल लहरा रहे हैं, कि हवा चल रही है, हवा चल रही है, चल रही है, चल रही है, फूल लहरा रहे हैं, लेकिन इस बात को कहने का तरीका देखो ना कि फूल जो है डांस कर रहे हैं हवा में, ब्रिज का मतलब हवा में जो है फूल डांस कर रहे हैं, डांस करते हैं फूल, भाई लिविंग चीज डांस कर सकते हैं, नॉन लिविंग चीज डांस नहीं कर सकती, फ्लावर भी ऐसा ही है, ठीक है, वो डांस नहीं कर सकते, फ्लावर्स डांस नहीं कर सकते, माना कि फ्लावर्स इतना नॉन लिविंग में नहीं आते, फ्लावर्स भी रिप्रोडक्शन करती हैं भाई, वो भी लिविंग में आते हैं, लेकिन डांस तो नहीं करते ना हम इंसानों की तरह, हमने दिखा दिया ऐसा, ठीक है, वो लहरा रहे थे, वो हवा में लहरा रहे थे, और अपनी बात को ब्यूटीफुल इंप्रेसिव, कुछ मसाला तो डालना है ना, बिना मसाला डाले काम चल रहा है, नहीं चलता, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफिकेशन का यूज कर दिया, ठीक है। तो सो आ गया ऑक्सीमोरन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब हम दो शब्द हैं बिल्कुल अपोजिट है, भाई अच्छा बुरा दोनों शब्द बिल्कुल अपोजिट है, दिन रात, सच झूठ, ये शब्द अपोजिट है, लेकिन हम सेंटेंस में इन दोनों शब्द को, अपोजिट वर्ड को जब हम एक साथ लिखते हैं ना अपने सेंटेंस के अंदर, इसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। समझ में तो आ रहा है ना, अगर ज्यादा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, ऐसे ही पढ़ के नहीं जाते हैं, ओके। देखो, इट कंबाइंस टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, यानी कि भाई हम दो अपोजिट वर्ड को, दो बिल्कुल उल्टे शब्द को एक साथ ला के कुछ इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, यानी कि लोग सुन के वाह क्या मतलब क्या बात कह दिया इसने, ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग बनाना, इफेक्ट डालना, कुछ बढ़िया सा मसाला से इफेक्ट डालना, ये मसाला चटपटा, तीखा, बढ़िया, अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव, सारा हमारा आता ही फिगर ऑफ स्पीच के अंदर है, ठीक है, ओके। ही वॉज क्लियरली कंफ्यूज्ड अबाउट द क्या प्लान, ठीक है, क्लियरली का मतलब होता है बिल्कुल साफ, यानी कि बिल्कुल साफ तरीके से सब कुछ समझ में आ गया, और कंफ्यूज होता है क्लियर का उल्टा, यानी कि उसे साफ तरीके से समझ में नहीं आया, वो बिल्कुल कंफ्यूज है। अब दोनों अपोजिट वर्ड को एक साथ लिख दिया कि वो क्लियरली कंफ्यूज्ड है, प्लान के बारे में साफ तरीके से कंफ्यूज्ड है, यानी कि तो अपोजिट वर्ड हो गए ना, और जब दो अपोजिट वर्ड को एक साथ लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरन, ठीक है। इट वॉज एन ओपन सीक्रेट, जो चीज खुली है वो बंद कैसे हो सकती है,
जो चीज खुली है वो रहस्य कैसे हो सकती है? यहाँ पे वैसा ही कर रहे हैं, यह एक खुला हुआ रहस्य है। भाई अगर वो रहस्य ही है तो खुला कैसे हो सकता है? अगर किसी ने झूठी बोल दिया तो सच कैसे बोल सकता है? अगर दिन ही हो रही है तो रात कैसे हो सकती है उसी टाइम? ठीक है, हमने कहते दिन हो रही है तो कोई कैसे कह सकता है कि रात हो रही है? नहीं कह सकता उस टाइम। ठीक है, तो रहस्य, ये भी रहस्य का मतलब है, जो रहस्य का मतलब क्या होता है? जो छुपा हुआ हो। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करें, खुला हुआ रहस्य है, यानी कि दो उल्टे शब्द है ना, उल्टे शब्दों को एक साथ रख दिया। ठीक है, तो जब उल्टे शब्द एक साथ दिख जाए तो मेरे तरह कह देना ऑक्सीमोरोन है। ओके, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों लाइटोट्स की। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, कोई नहीं, अब कर दे। ठीक है, लाइटोट्स की बात आती है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल ईजी है। अ नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमने बात जो है ना वो अपनी कही तो नेगेटिव में है, बात अपनी कही तो नेगेटिव में है, लेकिन इसका जो सेंस जा रहा है वो अफर्मेटिव जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि वो झूठ नहीं बोलता है, मैं आपसे कह रही हूँ, आप ही तो मेरे दोस्त हो, मैं आपसे कह रही हूँ कि पता है यारो, वो वो झूठ नहीं बोलता है। मैंने अपने वाक्य कहा कि वह झूठ नहीं बोलता है। ठीक है, ही डजंट लाई, लेकिन इसका सेंस क्या जा रहा है? इसका जो अंदर का अंदरूनी मतलब वो क्या जा रहा है कि वो सच बोलता है। भाई जो झूठ नहीं बोलेगा वो सच ही तो बोलेगा ना, तो हम लिखते तो नेगेटिव में है, लेकिन इसका जो सेंस है वो अफर्मेटिव जाता है। ठीक है, ओके, देखो जैसे कि यहाँ पर देखो, डेट फिल्म इज नॉट माई फेवरेट। जो वो फिल्म है ना वो मेरी फेवरेट नहीं है, वो फेवरेट नहीं है तो मतलब अच्छी नहीं है, फेवरेट नहीं है यानी कि बुरी हो गई उसके लिए, तो फेवरेट नहीं। सेंस में देखो, यूज करने में तो नेगेटिव एक्सप्रेशन, देखने में देखो नोट का यूज कर रखा है यानी कि नेगेटिव है, लेकिन सेंस इसका अफर्मेटिव जा रहा है। अफर्मेटिव सेंस कैसे जा रही थी मेरे समझ में नहीं आया। देखो इसका मतलब देखो, वो फिल्म मेरी फेवरेट नहीं है, मेरी फेवरेट नहीं है यानी कि बुरी है। इसका जो सिंपल यानी कि अफर्मेटिव क्या है, यानी कि बुरी है। ठीक है, तो लिखते नेगेटिव में इसका सेंस अच्छा होता है, अफर्मेटिव सेंस होता है। मैंने कहा आपसे कि वहां पर दिन नहीं हो रहा, इसका सेंस बताओ। इसका सेंस है कि वहां पे रात हो रही है, और क्या सेंस होगा यारो? इसमें सेंस निकालना कि फूल हवा में नाच रहे हैं, इसका कोई अफर्मेटिव सेंस मुझे निकाल के दिखाओ, नहीं निकलेगा। लाइटोट्स का मतलब, लाइटोट्स में आपको कोई नेगेटिव चीज मिलेगी और उसका कुछ अफर्मेटिव सेंस निकलेगा। ठीक है, इसे हम लाइटोट्स कहते हैं। आपको उससे कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं। ये देखो, इनके में मुझे याद आ गए हैं, हालांकि गाना याद आया। ठीक है, सिमिलर मेटाफर का सबने सुना होगा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। भाई देखो यार, कमेंट में बेइज्जती ना करियो, मतलब कहीं बेइज्जती करियो, कमेंट में बेइज्जती ना करियो, सब देखें भाई, देखो कमेंट में सब पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आवाज ना अच्छी लगी ना तो बेशक कहती हो, लेकिन कमेंट में ना करियो, अपनी तो इज्जत बेइज्जती जाती है। ठीक है, इसमें अब मेरी बात सुनो, चांदी जैसा रंग है तेरा नूरा फतेही जी का गाना है, देख लेना भाई यारो, मैं कसम से कह रही हूँ, गाना देख लेना, शक्ल देख लेना, नूरा फतेही जी की शक्ल बिल्कुल गोरी पाएगी, कोई चांदनी जड़े हुए होंगे, बाल भी सिंपल पाएंगे यार हमारी तरह। हाँ, कुछ रंग करवा लिया होगा, लेकिन रंग ऐसा नहीं कि बिल्कुल सोना जड़वा लिया उसमें। ठीक है, बस अपनी बात को इफेक्टिव बता दिया ना कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। ठीक है, तो रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, इससे अपनी बात को क्या बना दे, इंप्रेसिव, इफेक्टिव बना दिया। अब मुझे आपको कमेंट में ये बताना है कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, इन दोनों में सिमिलर कौन सा है, मेटाफर कौन सा है? दोनों सिमिलर, दोनों मेटाफर है, या फिर दोनों में से एक सिमिलर एक मेटाफर है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वो नहीं बताना कि दीदी आवाज अच्छी नहीं थी। और मैं जानती हूँ भाई, वो आपकी मर्जी है, आपको आवाज अच्छी लगी नहीं लगी वो आप जानते हो। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। अब दोस्तों हमारा एलिट्रेशन, देखिए इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, सेम लेटर और साउंड, यानी कि भाई जब कोई हमारे शब्द है, ठीक है, उस शब्द में जो लेटर है, जो अक्षर है वो भी सेम है और उसकी आवाज वो भी सेम है, यानी कि ए बार बार में आ रहा है। किसी शब्द का पहला अक्षर जैसे कि ए है, ठीक है, वो पहले शब्द में भी ए आ रहा है, दूसरे शब्द में भी ए आ रहा है, तीसरे शब्द में भी ए आ रहा है। ठीक है, तो बार बार में ए लेटर आ रहा है, सेम लेटर आ रहा है, उसकी जो आवाज है वो भी सेम आ रही है। ठीक है, उन्हें कहते हैं एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन के दोस्तों उदाहरण तो हमारे बहुत सारे आते हैं, गानों में बहुत सारे गाने सुनाऊंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कोको कोला, पूरा नहीं सुनाऊंगी, मुझे पता फिर कुछ ना कुछ कहोगे। ठीक है, कोको कोला, या आप गाना जाके भी सुन लेना। ठीक है, कोको कोला, तो यहाँ पे देखो कोको कोला यानी कि क्या मिल गया ना, तो दोनों का पहला अक्षर मिल गया। जब एलिट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब पहला अक्षर मिल जाए ना, सेम लेटर हो और साउंड भी सेम, देखो कोको कोला, क्या, ठीक है, मिल गया ना, ऐसे इसे एलिट्रेशन कहते हैं। काला, जिसमें सबने सुना होगा, तनु काला तनु काला तनु काला काला कला 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 कला, भाई सुना होगा वो, इसमें नेहा मैम और एक और उनके साथ मुझे नहीं पता कौन है, उसमें दोनों गाते हैं। ठीक है, मीम्स भी बनी हुई है, सॉरी शॉर्ट वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर। ठीक है, कि यार कितनी देर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो काला कला 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 बारे में कह रहे हैं ना, तो क्या मिल रहा है, तो क्या यानी कि सेम लेटर हो गया, उसकी आवाज भी सेम होगी, एलिट्रेशन हो गया। ठीक है,
टोनी कक्कर का यानी कि टोनी भाई का गाना, कौन सा, धीमे धीमे धीमे, सुना होगा, ठीक है। धै 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 डी 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 मिल रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया है, हमारा एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। ओके, एक और सुनाती हूँ आपको। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, ठीक है। तो इसमें देखो पे 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 पे, पे बार बार मेरा, ठीक है। तो सेम लेटर हो गया, सेम साउंड हो गया, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। पीटर पाइपर पिक ऑफ पिकल पीपर, ये लाइन है ना, या एक बहुत बड़ी पोम मान लो इसे, बहुत बड़ी है, ठीक है। लाइन बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरी है ये, तो इसमें पी 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 बार बार में आता है, ठीक है। हमारा एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, एसोनेंस का क्या मतलब होता है, रिपीट द सेम वोवल्स बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट। नहीं आया समझ में दीदी, मेरे को आसान तरीके समझाती हूँ, ये तो मुझे आपको पता है, मुझे आपको नहीं आया समझ में। कोई इतना बड़ा सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर जो हमारे शब्द का पहला अक्षर है ना, वो भले ही उसका लेटर कुछ भी हो, यानी कि भाई सेंटेंस के अंदर 5 शब्द है, एक सेंटेंस है उसके अंदर 5 शब्द है, पहले शब्द का पहला लेटर मान लो एफ है, दूसरे शब्द का दूसरा लेटर मान लो टी है, तीसरे शब्द का तीसरा लेटर मान लो एम है, चौथे शब्द का चौथा लेटर मान लो ई है, कुछ भी हो, एक सेंटेंस के अंदर जो शब्द है ना, उन शब्दों का पहला लेटर चाहे डिफरेंट हो, लेकिन उसके बाद जो वोवल आए ना, वो वोवल के जो साउंड है वो सेम हो, ठीक है, ठीक है। तो रिपीट द सेम, यानी कि वोवल सेम हो, भले ही वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हो। ऐसे देखो, जेरी, वेंट, हेयर एंड देयर, यहाँ पे बहुत सारे शब्द है, यहाँ पे जे से शुरू हुआ है, यहाँ पे डब्ल्यू से शुरू हुआ है, यहाँ पे टी से शुरू हुआ है, यहाँ पे एन से शुरू हुआ है, लेकिन इनके बाद ध्वनि तो वोवल की आ रही है ना, जेरी एरी ए, वेंट एंट ए, हेयर हेयर यानी कि देखो एयर ए, ठीक है। तो वोवल की ध्वनि आ रही है, सेम वोवल की ध्वनि आ रही है, एरी एंट हेयर एंड देयर एयर नाउ एयर ओयर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ की ई की ई की ई की ई की ऐसी ध्वनि आ रही है, तो इसका मतलब तो होता है कि सेम लेटर हो और साउंड भी सेम हो, इसमें डिफरेंट लेटर हो, लेकिन उसके बाद जो वोवल आ रहा हो ना हर शब्द का, उसकी साउंड सेम हो, ठीक है। ओके, देखो, द कैट सैट ऑन द मैट, तो कैट सैट मैट दोनों का जो देखो तीनों शब्द हैं सेंटेंस के अंदर, इसका पहला डिफरेंट जो कॉन्सोनेंट है वो अलग अलग है, तीनों के कॉन्सोनेंट अलग अलग है, लेकिन उसके बाद जो वोवल है ना उसकी साउंड सेम है, वो रिपीट हो रहे बार बार में, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। ओके, आगे देखो दोस्तों, हाइपरबोले तो ये मान लो कि रोज हमारे घर में हम यूज करते हो या ना करते हो, लेकिन हमारी मम्मी तो हमेशा यूज करती है। आपने सुना है हमारी मम्मी कई बार काम बताती है, हम ना करें तो क्या कहती है, 50 बार कहती काम की, हालांकि 50 बार कहती है, नहीं कहती 50 बार, बिल्कुल नहीं कहती, 5 बार कह लेती होंगी, 6 बार कह लेती होंगी, लेकिन 50 बार नहीं कहती, बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। हाइपरबोले का मतलब ये होता है, डू एक्सैगरेट, एक्सैगरेट का मतलब होता है जब बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ना, उसे हम हाइपरबोले कहते हैं, ठीक है। जैसे भी आपके सामने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं था, क्या लिया था मैंने, कि हम कह सकते हैं यार मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मान लो मैंने 5-6 दिन से खाना नहीं खाया, मैं किसी कह सकती हूँ यार मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, हालांकि चूहे कूदते नहीं कूदते, हम क्या कहते हैं, मेरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं इतनी भूखी कि मैं हॉर्सो खा सकती हूँ, हालांकि ये नहीं हो सकता, बस अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और जब बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं ना उसे हम हाइपरबोले कहते हैं, ठीक है। तो इन सब में ही हम अपनी बात को ब्यूटीफुल कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ब्यूटीफुल किया जा रहा है, इस तरीके से कर रहे हैं तो इसमें डाल दिया, इस तरीके से कर रहे हैं तो इसमें डाल दिया, इस तरीके से कर रहे हैं तो इसमें डाल दिया, ठीक है। तो ऐसे ये फिगर ऑफ स्पीच के नाम बने हैं। ओके, ही क्राइड अ रिवर, भाई कोई इंसान रो रहा होगा, अब कह दिया ये रो, ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल नदी बहा रखी है, कि इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, भाई कोई इतना रो सकता है कि नदी ही भर जाए, नदी का जितना नदी में पानी होता है इतना कोई रो भी नहीं सकता, बस कह दिया कि कितना रो रहा है, पूरी नदी भर दी इसने, ठीक है। तो बड़ा चढ़ा कर बात कहते हैं, बस ऐसे ही, इसलिए हम इसमें हाइपरबोले का यूज करते हैं। आई हैव टोल्ड यू मिलियंस ऑफ, यार मैंने तेरे कोई बात बहुत बार कही, मिलियंस ऑफ टाइम कहती, कोई मिलियंस ऑफ टाइम 50 बार ही नहीं कहता, कोई बात 100 बार ही नहीं कहता, मिलियन की तो बात बिल्कुल दूर है, ठीक है, लाखों बार तो कोई कह ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपरबोले हो गया। ओके, अब रेपिटेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेपिटेशन और एलिट्रेशन दोनों को कई मतलब वीडियो में सेम बता के चलते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है, इसमें जो पहला लेटर होता है ना, वो देखो यहाँ पे कोका है, अगर यहाँ पे भी कोका हो ना तो ये रेपिटेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कोका कोला है, लेकिन इसका जो पहला अक्षर है ना वो सेम है, इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो लेटर का पहला वर्ड है, हमारा वर्ड है, यानी कि बहुत सारे सेंटेंस है, उस सेंटेंस के, समझो मेरी बात, समझो, देखो एलिट्रेशन में ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, उन वर्ड का जो पहला अक्षर है
अगर वो सेम है तो हम एलिट्रेशन कहेंगे। और रेपिटेशन का मतलब होता है जो वर्ड है ना सारे वर्ड ही वही हैं, यानी कि यहाँ पे भी कोका, यहाँ पे भी कोका 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 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेपिटेशन। यानी कि वर्ड ही हमारा सेम है, रिपीट द सेम वर्ड, और यहाँ पे रिपीट द सेम लेटर, यानी कि वर्ड अलग हो सकता है लेकिन वर्ड का जो लेटर है ना वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड ही सेम होना चाहिए। बोरिंग बोरिंग बोरिंग, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, तो सेम बार में रिपीट हो रहा है। हमने इसका यूज कर लिया, किसका यूज कर लिया, अभी तो पढ़ा यार हमने, किसका यूज कर लिया, रेपिटेशन का यूज कर लिया, ठीक है। आप दो साथी पन की बारी। पन क्या आपके नाम से समझ में आ रहा है, पन का मतलब होता है मजाकिया, यानी कि इसमें कुछ मजाक वाली चीज होती है। सेम दोस्तों इसमें यही होता है, यानी कि इसमें बात को अजीब तरीके से कहा जाता है। समझाती हूँ आपको, देखो इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ ह्यूमरस, इसके अंदर एक मजाक खेला जाता है, यानी इसके अंदर जब सेंटेंस होता है ना एक मजाक दिखाया जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, साइकिल के अंदर कितने टायर होते हैं दीदी, 2 टायर होते हैं। क्या 2 टायर वाली साइकिल कभी भी एक जगह पर मतलब बिना स्टैंड खड़ी हो सकती है? यार नहीं हो सकती खड़ी। आप साइकिल को साइकिल को बिना स्टैंड के खड़ी कर सकते हो? साइकिल को बिना स्टैंड के खड़ी कर सकते हो, हाँ या नहीं? नहीं कर सकते। इसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि बाईसाइकिल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। एक साइकिल कभी भी खुद पर खड़ी नहीं हो सकती। भैया बात सब जानते, नहीं हो सकती खड़ी, सब जानते बात खड़ी नहीं हो सकती। क्या क्यों? यानी कि वो पागलों वाली एक्टिंग कर रहे हैं। इसके होता है हमें पता है कि भाई देखो हमें मैच्योर वाली बातें करनी चाहिए, लेकिन मैच्योर वाली बातें ना करके पागलों वाली बातें करते हैं। ये हमारा पन होता है, कुछ मजाक खेलते हैं बातों में, यही हमारा पन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाईसाइकिल खड़ी, भाई सब जानते नहीं हो सकती खड़ी, ये लिखने की क्या बात थी? और फिर ये और कह दिया क्योंकि इसमें 2 टायर हैं। भाई 2 टायर है इसलिए तो खड़ी नहीं हो सकती ना। इसका कारण देखो, खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 2 टायर है। यानी कि देखो ऑफ वन वर्ड्स, यहाँ पे ऑन वर्ड्स यानी कि भाई जो शब्द है ना उन शब्दों के साथ मजाक, उन शब्दों का मजाक बना जाता है, उन शब्दों के साथ खेला जाता है, ठीक है। ह्यूमरस का मतलब होता है मजाक, ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? मजाक, ठीक है। ऑफन इन्वॉल्विंग डबल मीनिंग, और अक्सर इनका 2 मीनिंग निकलते हैं। देखो यहाँ पे 2 शब्द हैं, अब आई कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट इज टू टाइट। ये दोनों ही बातें मजाक वाली, दोनों ही बातें बिल्कुल मतलब शब्दों के साथ खेला जा रहा है इन दोनों में, ठीक है। तो दोनों के डबल मीनिंग निकल रहे हैं, इसी को मजाक कहते हैं। भाई हम जानते हैं कि भाई 2 टायर वाली नहीं हो सकती, ये बिल्कुल पागल वाली एक्टिंग करना ये हमारा पन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई रे मेरी बात सुनो, राइटिंग विद अ ब्रोकन पेंसिल इज पॉइंटलेस। इसमें अभी राइटिंग ब्रोकन, टूटी हुई पेंसिल से आप कैसे लिख सकते हो यार? टूटी हुई पेंसिल से हम नहीं लिख सकते, लेकिन इसमें कह दिया कि टूटी हुई पेंसिल से लिखना पॉइंटलेस है। तो ये भी हमारा क्या है? पन है। ओके, बाहर थोड़े से फिगर स्पीच और बचते हैं, उन्हें और पढ़ लो दोस्तों। अब पढ़ेंगे हम पैराडॉक्स। अब बारी पैराडॉक्स की, उससे पहले आपको बता दूं हमारी लास्ट स्लाइड है, मतलब इसके बाद हमारे सब्जेक्ट और एग्रीमेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट है, इसे और ध्यान से पढ़ लो, ओके। और सब कुछ नोटबुक में नोट करते रहना, ठीक है। अब दीदी पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सिंपल होता है भाई। देखो कोई स्टेटमेंट होती है, जब हम उस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ना तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि बिल्कुल उल्टी होती है। मतलब खुद ही सच बोल रहा है, खुद ही झूठ बोल रहा है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, वो इसे ही पढ़ सकते हो, अ स्टेटमेंट दैट इज इटसेल्फ मेक्स अ रीडर्स टू थिंक एन इनोवेटिव वे। इनोवेटिव वे का मतलब होता है जब हमें बात को पढ़कर बड़ा इनोवेटिव लगे, बड़ा अजीब सा लगे कि ऐसी बात है, कितनी मतलब पागलपन वाली बात है, ठीक है। उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं, ओके। ऐसे दोस्तों एग्जांपल देखो, वॉर इज पीस। वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध। यहाँ पे कहने के युद्ध शांत है। भाई जिसका नाम ही युद्ध है, युद्ध का मतलब क्या होता है? वॉर यानी कि धमाका। जिसका नाम ही युद्ध है उसे हम शांत कैसे कह सकते हैं? कभी वॉर तो पीस हो ही नहीं सकता। ये दोनों तो बिल्कुल उल्टे शब्द हैं, ठीक है। तो जब हम ऐसे यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। मुझे पता है दीदी अभी आपने ऑक्सीमोरॉन के बारे में बताया, कंफ्यूज हो गए। अरे चिंता मत करो, सब समझ जाएंगे, ठीक है। पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन और आयरनी तीनों आपको सेम से मिलेंगे, तीनों के बारे में बताऊंगी, ठीक है। पहले इन दोनों को पढ़ लो, ओके। आगे देखो, लेस इज मोर, कम ज्यादा है। भाई जो चीज कम है वो ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। भाई इसका नाम ही हमने कहते हैं ये चीज कम है तो ज्यादा कैसे हो सकती है? लेकिन उल्टे शब्द देखो, उल्टी बात है ना, इनोवेटिव तरीका अजीब सा है, मतलब कुछ बात समझ में नहीं आती इसमें, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। इसमें उल्टे शब्द, जो उल्टे शब्द होते हैं, जो अपोजिट वर्ड होते हैं, उन्हें स्टेटमेंट में यूज करके स्टेटमेंट को अपोजिट बनाया जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स, ओके। आगे दोस्तों आयरनी की बारी। अब दीदी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों ये होता है, हमसे किसी ने कोई बात कही, ओके भाई हमने सुन ली, बात कहने के बाद उस बात को सुनने के बाद हम जो एक्सपेक्ट कर रहा, भाई हमने भी कुछ एक्सपेक्ट किया, किसी ने हमसे कोई बात कही और उस बात को लेकर हमने कुछ एक्सपेक्ट किया, हाँ भाई ये बात है, ये बात तो ऐसी हो सकती है, लेकिन जब हमें रियलिटी पता चली वो उससे बिल्कुल अपोजिट थी, ठीक है। यानी कि एक्सपेक्ट कुछ करते हैं,
रियलिटी कुछ निकलती है। दिस इज कॉल्ड आयरनी, यही हमारा आयरनी होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अ पायलट हैज फियर ऑफ हाइट। जो पायलट है, पायलट कौन होता है भाई? पायलट यानी कि भाई किसी ने हमसे पायलट का नाम दिया, पायलट एक नाम दिया। पायलट नाम सुनते हमारे दिमाग में एक बात तो जरूर आएगी कि हाँ भाई उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता होगा। एक्सपेक्ट तो नहीं यही किया है, लेकिन रियलिटी क्या निकली, वास्तविकता क्या निकली कि वो तो ऊंचाई से डरता है, ठीक है। तो आयरनी का मतलब क्या होता है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, उससे बिल्कुल बात अपोजिट होती है। ऐसा यहाँ पे लिखा है, व्हेन यू से समथिंग, जब हमने कुछ कहा विच इज कम्प्लीटली अपोजिट टू वर्ड द रियलिटी, यानी कि व्हेन यू से समथिंग, जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम कुछ ना कुछ सोचते हैं अपने दिमाग में किसी बात को लेकर, उससे बिल्कुल अपोजिट होती है रियलिटी, वास्तविकता उससे बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। ओके अब दीदी पैराडॉक्स, आयरनी और ऑक्सीमोरन और पन भी बता दो, इन चारों में डिफरेंस बताओ। समझो दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे कंसंट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीमोरन का मतलब क्या होता है? इतना बड़ा सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर जब हम अपोजिट वर्ड यानी कि अपोजिट शब्दों को, विपरीतार्थक शब्दों को एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि झूठ और सच उल्टे शब्द हैं। एक इतना बड़ा सेंटेंस है, इतने बड़े सेंटेंस के अंदर झूठ यहाँ पे लिख दिया, सच यहाँ पे लिख दिया, तो अपोजिट शब्द को जब एक जगह लिख देते हैं शब्द को यानी कि वर्ड को, तो उस जगह को हम कहते हैं ऑक्सीमोरन, ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जब हम अपोजिट वर्ड से पूरी स्टेटमेंट में, उन अपोजिट वर्ड को पूरी स्टेटमेंट में यूज करके पूरी स्टेटमेंट को अपोजिट बना दे, ठीक है। यहाँ पे उसमें क्या था, उसमें तो ये था कि देखो, जैसे कि मैंने कहा कि ला यानी कि झूठ, फिर मैंने कहा ट्रुथ, ठीक है, तो सेंटेंस के पूरे में यूज कर लिया, तो इसको ऑक्सीमोरन कह देंगे। लेकिन इन्हीं अपोजिट वर्ड का यूज करके सेंटेंस में पूरे सेंटेंस अपोजिट बनाया जाएगा, उसे हम पैराडॉक्स देंगे। पैराडॉक्स में अपोजिट वर्ड एक साथ नहीं होते, अगर अपोजिट वर्ड एक साथ है तो ऑक्सीमोरन का हो, और उन्हीं अपोजिट वर्ड के साथ स्टेटमेंट, उन्हीं अपोजिट वर्ड को स्टेटमेंट में यूज कर रखा है और पूरी स्टेटमेंट को ही अपोजिट बनाया जा रहा है, तो हम उसे पैराडॉक्स कहेंगे। जैसे कि पूरी स्टेटमेंट के अपोजिट है कि कम ज्यादा है, जो चीज कम है वो ज्यादा नहीं हो सकती। युद्ध शांत है, युद्ध है तो शांत कैसे होगा, नहीं हो सकता ना। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा पैराडॉक्स है, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, मैं गेट बंद कर देती हूँ, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब तो देखो आयरनी का मतलब क्या होता है। आयरनी का तो आप समझते हो ना, देखो ऑक्सीमोरन बता दिया, पैराडॉक्स बता दिया। अब पन की बात सुनो, पन में क्या करते हैं, हम शब्दों के साथ खेलते हैं, यानी कि शब्दों का मजाक बनाया जाता है। यहाँ पे उल्टे शब्द नहीं होते, यानी उल्टे अपोजिट वर्ड नहीं होते। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में जो अपोजिट वर्ड होते हैं, हिंदी ग्रामर में विपरीतार्थक शब्द होते हैं, वो पन में नहीं होते। पन में तो जो शब्द होते हैं ना, उनका मजाक बनाया जाता है, ये हमारा पन होता है, ठीक है। अब बात आती है आयरनी की। आयरनी आप समझ गए, हम किसी बात को लेकर एक्सपेक्ट कुछ करते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और होती है, ठीक है। तो ये हमारा आयरनी होता है। इन दोनों को बस थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स पढ़ लो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है एंड एंटी क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है। सीरीज ऑफ आइडिया इन एन असेंडिंग ऑर्डर और सीरीज ऑफ आइडिया इन एन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हमने कोई बात कही, वो बात ऐसी है कि पहले हमने इस बात को महत्व दिया, फिर इससे ज़्यादा वाली बात को महत्व दिया, फिर इससे ज़्यादा वाली बात को महत्व दिया, यानी कि हमारे पास 6-7 बात थी। समझो मेरी बात को, हमारे पास 6-7 शब्द थे, उन शब्द में से जो कम महत्व वाला था वो यहाँ पे रख दिया, उससे ज़्यादा वाले को थोड़ा ऊपर रख दिया, उससे ज़्यादा वाले को थोड़ा ऊपर रख दिया, उससे ज़्यादा वाले को थोड़ा ऊपर रख दिया, ठीक है। ऐसा इसमें होता है। ऐसे कि हमारे पास ये 6 बॉक्स हैं, ठीक है, 1 2 3 5 ही मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको हमने कम महत्व दिया है, मतलब ज़्यादा महत्व वाला ये ज़्यादा हम मतलब अपने लिए इंपॉर्टेंट हम इसे मान रहे, फिर इसे मान रहे, फिर इसे मान रहे, फिर इसे, और बहुत कम इसे मान रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जब हम जिसको ज़्यादा कम महत्व दे रहे हो पहले उसे लिखे, फिर इसे लिखे, फिर इसे लिखे, फिर इसे लिखे, फिर इसे लिखे। तो आइडिया को ऐसे लिखा जाए, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो दिस इज कॉल्ड क्लाइमैक्स। एंड एंटी क्लाइमैक्स का मतलब होता है जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, यानी कि जिसको हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं ना उसे हम पहले लिखे, यानी कि 5 को हम पहले, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, ठीक है। पहले ज्यादा महत्व वाला, फिर ऐसे वाला, फिर ऐसे वाला। जब आइडिया को ऐसे सजा, ऐसे पुट करें, ऐसे रखें, तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमैक्स, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और क्लाइमैक्स में पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, पहले मैंने स्माइल किया, फिर मैंने थोड़ा हंसी, पहले देखो स्माइल करते, सिंपल स्माइल करते, ठीक है। पहले मैंने सिंपल स्माइल किया, फिर मैंने हंसना शुरू किया, और हंसते हंसते मैंने दहाड़ना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मेरे लिए मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम मेन हमने इसे माना, फिर हमने थोड़ी सी महत्व इसे दी और थोड़ा सा महत्व फिर हमने इसे दिया, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले स्माइल किया, भाई पहले स्माइल की होगी किसी ने, पहले कोई दहाड़ता है, फिर हंसता है, फिर स्माइल करता है, पहले सब स्माइल करते हैं,
फिर ढंग से हंसते हैं और फिर दहाड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे आइडियाज़ को रखना, अपने जो भी हमारे आइडियाज़ होते हैं उन्हें सीरीज में रखना। असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज में रख रहे हैं तो क्लाइमैक्स कह दो, ठीक है। ओके, पहले वो दौड़ा और फिर उड़ गया। पहले दौड़ा, पहले तो आराम से दौड़ा और फिर इतना बुरा दौड़ा कि वो उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले दौड़ा उड़ गया, यानी कि भाई चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में रख रखा है, ठीक है। पहले छोटा फिर भागा वो, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट अपोजिट होता है इसका, जैसे कि पहले वो मरा, पहले फिर वो बेहोश हुआ, फिर वो गिरा। पहले हम गिरते हैं, फिर हम बेहोश होते हैं, फिर हम मरते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो असेंडिंग ऑर्डर की बात होगी ना, तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है अपने आइडियाज़ को। तो आइडिया को डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखा कि पहले वो मरा, फिर बेहोश हुआ और फिर वो गिरा। तो ऐसे रखना एंटी क्लाइमैक्स कहलाता है, ठीक है। स्टोरी, भाई कोई फिल्म थी, उस फिल्म के अंदर पहले उसे स्टोरी पसंद आई। कोई भी फिल्म होती है, उस फिल्म के अंदर पहले हमें वही उसका गाना अच्छा लगता है, मतलब ये तो उसके इम्पोर्टेंस की बात है, उसने किसको इम्पोर्टेंस दिया, ठीक है। तो पहले उसे स्टोरी पसंद आई, फिर उसे कैरेक्टर पसंद आए, फिर उसे एटमॉस्फेयर पसंद आया, फिर उसे सॉन्ग पसंद आया। एक फिल्म बनती है भाई, फिल्म के अंदर पहले सॉन्ग होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, मतलब छोटी चीज़ आती हैं, उसने बड़ी को पहले रखा है, यानी कि पहले तो उसे स्टोरी पसंद आई है। हालांकि फिल्म पूरी होने के बाद स्टोरी समझ में आती है, फिल्म पूरी खत्म होने के बाद स्टोरी समझ में आती है हमें, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो स्टोरी है ना वो पहले रख दिया कि पहले स्टोरी अच्छी लगी, फिर उसे कैरेक्टर अच्छे लगे उसमें। या हमें क्या लगता है, देखो हम कोई फिल्म देख रहे हैं, हमें फिल्म में पहले कैरेक्टर अच्छा लग जाता है, भाई हमने इंसान देखे, हाँ भाई इसका कैरेक्टर अच्छा है, इसका कैरेक्टर अच्छा है। थोड़ी देर बाद सॉन्ग आ गया, वो सॉन्ग अच्छा लग गया, फिर पूरी फिल्म खत्म हुई, फिर हम कहते हैं हाँ भाई स्टोरी भी अच्छी थी। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसे। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो उससे पहले स्टोरी समझ में आई है, फिर उसे करेक्टर समझ में आए हैं, ठीक है। इनके उल्टा चल रहा है सारा। फिर उसे एटमॉस्फेयर, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वातावरण है, या फिर वातावरण तो भी हमें पहले समझ में आ जाता है, फिल्म देखते हैं वातावरण पहले हमें समझ में आ जाता है, उसे बाद में समझ आया, ठीक है। फिर उसे सॉन्ग समझ में आया है, उसे ये चीज़ें अच्छी लगी फिल्म के अंदर, ठीक है। तो जब हम पहले ऊपर से नीचे जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब दो और नाम है, ये रहे यूफेमिज्म एंड ओनोमेटाफोर। इसको मैं चाहती हूँ भाई मैं ना पढ़ाऊँ, आप इन्हें गूगल पे सर्च करो, ठीक है, क्योंकि गूगल पे सर्च करोगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, फिर भी मैं आपको समझाऊंगी, ओके। तो सब इन दोनों की बात कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है, हालांकि आपको ये सर्च तो करनी है, ठीक है। इन्हें सर्च कर लेना एक बार, इनके एग्जांपल्स देख लेना, ओके। मैं आपको स्टोरी, मतलब आप जानते हो, मैं एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसमें कैसी बातें होती हैं कि कोई मान लो कोई बात हुई है, कहीं भी दुनिया के अंदर कोई भी बात हुई है, वो बात बहुत नेगेटिव है और नेगेटिव ही कही जाती है, भाई बात इतनी नकारात्मक है, बात इतनी दुखी वाली है, इतनी नेगेटिव से भरी हुई है, तो सब उसे नेगेटिव में ही कहेंगे, भाई उसका कुछ पॉजिटिव है नहीं। लेकिन फिर भी लोग उसको पॉजिटिव वे में कहते हैं, बात नेगेटिव है फिर भी लोग सकारात्मक तरीके से कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म, ठीक है। जैसे कि भाई कोई भी इंसान मर जाता है, जैसे कि भाई किसी के पिताजी मर गए, ठीक है, तो हम मर गए में जब इंग्लिश बनाएंगे तो हम डेथ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डेथ इज लाइक अ नेगेटिव सेंस दे रहा है ये, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नेगेटिव है, डेथ का यूज कर लिया। हम ये भी कह सकते हैं कि द फादर पास्ड अवे यस्टरडे, जो पिताजी हैं वो कल यानी कि गुजर गए, ठीक है। तो डेथ से देखो, डेथ और पास्ट अवे दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन डेथ कुछ नेगेटिव दे रहा है और पास्ट अवे सुन के हाँ माना कि दोनों मरे हैं, लेकिन पास्ट अवे सुनकर लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, यानी कि सकारात्मक सोच होगी, यानी कुछ पॉजिटिव है। डेथ कह दिया यानी कि मर गए तो थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। तो बात नकारात्मक है, लेकिन जब सेंटेंस में सकारात्मक तरीके से कही जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, यूफेमिज्म कहते हैं, ठीक है। ओनोमेटाफोर का मतलब क्या होता है, जब सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड हो जो इमिटेट साउंड के, यानी कि साउंड उनकी अच्छी सी ना हो, जैसे कि जो बीज होती हैं, जो मधुमक्खी होते हैं वो क्या करती हैं, बिज 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 ऐसे करती है ना, तो द बीज बज्ड, तो बज्ड ये पूरा एक सेंटेंस है, मान लो ठीक है, कोई भी सेंटेंस बन गया, द बीज बज्ड इन द जंगल, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी कर रही है, इन द हाउस, तो द बीज बज्ड इन द हाउस, इतना बड़ा सेंटेंस है। उस सेंटेंस में जो बज्ड है ना वो बड़ा अजीब सा इमिटेट साउंड दे रहा है, यानी कि कुछ चिड़चिड़ापन वाली साउंड दे रहा है, तो उसे हम कहते हैं ओनोमेटाफोर। उस वर्ड को जो बज्ड है ना, द बीज बज्ड इन द होम, ठीक है, तो बज्ड जो है ना थोड़ी अजीब सी साउंड दे रहा है, इमिटेट लग रहा है, यानी कि चिड़चिड़ापन सा लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है ये शब्द, तो इसी शब्द को हम ओनोमेटाफोर की इसमें ले लेंगे, ठीक है, ओनोमेटाफोर की फिगर स्विच में ले लेंगे। ऐसे आपको एक एग्जाम्पल बता दी दोस्तों मैं आपको, जैसे कि द डोर क्रैक्ड एज इट ओपन्ड, ठीक है, जैसे डोर को खोला गया
मतलब बड़ी डोर को जैसे ही खोलते हैं तो वो आवाज़ नहीं करता है भड़म देनी से, ठीक है। तो द डोर क्रैक, इसने क्रैक की साउंड की, क्रैक, बस ये जो साउंड है ना जब इनकी आवाज़ आती है ये बड़ी इमिटेट होते हैं, यानी कि बड़ी चिड़चिड़ापन वाली होती है। तो क्रैक किया किसी चीज़ को, यानी कि तोड़ा गया है, क्रैक्ट किया गया, यानी कि डोर को किसी क्रैक किया गया, यानी कि इसमें आवाज़ आई है, तो बड़ी इमिटेट साउंड वाले हैं। इन्हीं वर्ड को हम क्या कह देंगे, ओनामेटोफोई कह देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे खत्म होते हैं टोटली फिगर ऑफ स्पीच। 5 पहले पढ़े, फिर बाद में 5 पढ़े, यहाँ पे भी हमने 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 हमने पढ़ लिए, ठीक है। 11 16 17 हमने पढ़ लिए। अब आपको क्या करना है, एकदम से फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ने, पहले इनको जो अपनी नोटबुक में लिखा है नहीं भी लिखा है, मुझे पता है कईयों ने लिखा होगा कईयों ने नहीं लिखा होगा, जिन्होंने ना लिखा है तो आप एक बार इन्हें पढ़ लेना, ठीक है, सभी को पढ़ लेना एंड एक बार रिवाइज कर लेना। एकदम से मत जाना, सारा पीछे का भूल जाओगे, तो पहले रिवाइज करना है फिर आगे पढ़ना है। और मैं तो बनाऊंगी, मतलब मुझे तो आगे पढ़ाने है, ठीक है। उससे पहले जो हम हमेशा करते हैं वीडियो के अंदर, एक टॉपिक खत्म होने के बाद ब्रीथ, ठीक है, सांस लेना, मतलब लेते तो रहते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते समय लेते नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा खुल के चैन की सांस लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो पहले रिवाइज करना, फिर कमर कस के को भी पहन लेके फिर से बैठ जाना, ठीक है। एंड अब हम जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तरफ, ठीक है। सर आप सब शुरुआत नहीं करें, मुझे पता है हम फिगर ऑफ स्पीच से पहले पढ़ चुके हैं, वो तो जब नेट भी शुरू करते हैं इसलिए हाय हेलो करनी पड़ती है और आपका हाल चाल ही पूछना पड़ता है। थके तो नहीं हो ना, अगर थक गए हो ना तो वीडियो को यहीं पर पॉज कर दो, बाद में देख लेना, ठीक है। पहले उस टॉपिक को आराम से सीख लेना, मेरी तरह मत करना कि एक ही दिन में तो 2 चैप्टर पढ़ लूंगी 5-5 घंटे के और सारे पढ़ लिए और फिर दिमाग में तो कुछ बढ़ता ही नहीं है। इसलिए पता है क्या करो, एक टॉपिक को आराम से 1.25x पे कर लो, फिर 1.5x पे कर लो, लेकिन 2x पे करके नहीं, ठीक है। 1.25x पे करके नोटबुक में लिख के राम से पढ़ा करो, फिर उसे समझा करो, ठीक है। ऐसी चीजें समझ में आएंगी, वरना नहीं आती, ठीक है। एंड अब हम बात करें दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। एक बात से कहा जाए तो इसके नाम से हमें लग रहा होगा दीदी हमें ग्रामर का टॉपिक नहीं लग रहा, और कुछ आपकी बातें सही भी है, ये ग्रामर का टॉपिक नहीं लग रहा, लेकिन आपको ये बात बताऊं कि ये ही टॉपिक ऐसा है जो पूरी ग्रामर में मेन है, यानी कि इसी के अंदर तो असली ग्रामर है, यानी कि जो असली ग्रामर होती है ना, इंग्लिश ग्रामर है फिर हिंदी ग्रामर हो, जो असली ग्रामर जो नाम है वो है इसी का, यानी कि जितने भी हम टॉपिक सीखने वाले सारे इसी के अंदर ही हैं। अब हमेशा की तरह मैं भी गई मार्केट के अंदर, इंग्लिश ग्रामर की मार्केट के अंदर, जाने के बाद मैं मिली इस दुकान से, और आगे नहीं था कुछ भी, आगे थी दीवार, यानी कि आगे भी था, वहाँ नहीं था, उसके पास था, मतलब थोड़ा सा दूर था। फिर आई थी हमारी वोकैबलरी की बारी, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे क्योंकि वो वोकैबलरी का पूरा टॉपिक हो गया, यहाँ पे हम केवल ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का दीदी मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। मेरी दुकान पे गई मैंने आपसे, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब देखो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कम आवाज में बोला क्योंकि मैं जानती थी सब्जेक्ट वर्ब मैं पहले ही बहुत ज़्यादा पढ़ के आ चुकी हूँ, मैं सभी टॉपिक से मिल चुकी हूँ, तो सब्जेक्ट वर्ब कुछ भारी टॉपिक है, इसमें थोड़ा कम आवाज में पूछा उन्होंने, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, वो उनकी ऐसी भारी आवाज़ थी और उसी भारी आवाज़ में मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। उन्होंने कहा दीदी देखो आप इससे पहले सारे के सारे टॉपिक पढ़ के आ चुके हो, यानी कि इससे पहले हमने, आप खुद सोचो दोस्तों, इससे पहले हम ग्रामर के कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं, सारे के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, सबके अंदर हमने सबके एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं, ठीक है। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि हर एग्जाम्पल्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है। आप इंग्लिश का पैटर्न जानते हैं, इंग्लिश का पैटर्न क्या होता है। इंग्लिश के पैटर्न का मतलब होता है कि जब हमें किसी हिंदी की इंग्लिश बनानी है तो सब पहले क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, तो वही बनाया गया। और बना क्या कि हम पहले हमेशा सब्जेक्ट को रखेंगे इंग्लिश बनाते समय, फिर वर्ब को रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और उन्होंने ये और कह दिया, मतलब इंग्लिश वाले भैया जिन्होंने इंग्लिश का निर्माण किया, डिस्कवरी की, उन्होंने ये और कहा कि ऑब्जेक्ट बिना सेंटेंस चल सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बिना बात बन सकती है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब तो एक ऐसी चीज है जो इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर आएंगी ही आएंगी, बिना सब्जेक्ट वर्ब इंग्लिश ही नहीं है, पूरी इंग्लिश ग्रामर पूरा सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। यानी कि हर टॉपिक के एग्जांपल्स के अंदर सब्जेक्ट वर्ब आती हैं, ठीक है। तो मुझे ये तो पता था कि हाँ भाई इनमें दम तो है, वो पता है दम क्या था। उन्होंने ये कहा कि देखो दोस्तों आप जानो कि सब्जेक्ट वर्ब हर सेंटेंस के अंदर आती है, ऑब्जेक्ट माना 1-2 बार नहीं भी आती है, ऑब्जेक्ट बिना काम चल जाता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब बिना नहीं चलता। इतने सारे सेंटेंस के अंदर आ रही हैं, पूरी इंग्लिश के अंदर भरी पड़ी है, तो कोई ना कोई इनमें बात तो है जबरदस्त। तो भाई पूछा उन्होंने, कहा ये बात मुझसे मत पूछो आप, ये तो अब सब्जेक्ट वर्ब से ही जाके पूछो। अब यहाँ पे था सब्जेक्ट का कमरा, वहीं पे
पे था वर्ब का कमरा, उस कमरे में गए, उन्होंने कहा, सब्जेक्ट वर्ब ने कहा, समझो मेरे पास, सब्जेक्ट वर्ब उन्होंने कहा कि देखो हम नाउन प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर के हर टॉपिक के अंदर, हर एग्जांपल्स के अंदर हम काम आ रहे हैं, तो हमें भी तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा ना, शादी करनी पड़ेगी ना, क्या पता हमारा झगड़ा हो जाए, क्या पता सेंटेंस के सब्जेक्ट ज़्यादा आ जाए, उसकी ज़्यादा वैल्यू हो जाए, वर्ब की कम वैल्यू हो जाए, क्या पता वर्ब की ज़्यादा वैल्यू हो जाए, सब्जेक्ट की कम वैल्यू हो जाए। तो उन्होंने कहा देखो हम सब्जेक्ट वर्ब को सेंटेंस के, इंग्लिश के सेंटेंस के हर एक सेंटेंस के अंदर आना था, बिना हमारे आए तो कोई बात ही नहीं बन सकती थी, यानी कि अगर हम ना आते तो इंग्लिश सब्जेक्ट ही ना होता। इसलिए हमने सोचा कि हम एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि हम एक डील करते हैं, हम एक रिश्ता करते हैं। उन्होंने रिश्ता जो किया ना, वही रिश्ता मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बताऊँ ना तो 1 मिनट में एक बात कहूँगी, उसी बात में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी जानकारी तो हमें होती नहीं है ना कि सब्जेक्ट कैसा कैसा आ सकता है, वर्ब कैसे आ सकते हैं सेंटेंस के अंदर, तो वो नहीं पता, ठीक है। उन्होंने पता है एग्रीमेंट क्या किया, सब्जेक्ट वर्ब ने क्या एग्रीमेंट किया, समझ तो गए आप। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि देखो हम दीदी इंग्लिश के हर सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ होना चाहिए ना, हम भी तो डील करें कि हाँ भाई हम दोनों ऐसे आएंगे, इस पोजीशन में आएंगे, अगर तू ऐसा है तो मैं ऐसी वाली आ जाऊंगी, अगर तू ऐसा है तो मैं ऐसी वाली आ जाऊंगी। उन्होंने एग्रीमेंट किया, और जो एग्रीमेंट किया ना उसी से टॉपिक बन गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीमेंट ये किया कि अगर सब्जेक्ट तू एक वचन है ना तो वर्ब एक वचन होगी। सब्जेक्ट ने कहा वर्ब से कि अगर मैं एक वचन हूँ तो तू भी एक वचन हो जाना, और अगर मैं बहुवचन हूँ तो तू भी बहुवचन हो जाना। एक वचन यानी कि सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल। मैं बार बार में सिंगुलर और प्लूरल नहीं बोलेंगे कि मुझे बोलने थोड़ा अजीब लगता है, प्लूरल प्लूरल अजीब सा लगता है, ठीक है। तो एक वचन बहुवचन बोलूंगी, ये मैं सोचा नहीं थी इंग्लिश नहीं बोल रही, इंग्लिश पढ़ा रही है, ठीक है, उससे मुझे बोलने थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं एक वचन बहुवचन ज़्यादा बोलती हूँ। वैसे समझ गए ना, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, ओके। तो सब्जेक्ट ने वर्ब के साथ एग्रीमेंट यानी कि रिश्ता किया, जैसे हम रिश्ता नहीं करते हैं, हाँ भाई लड़के का लड़की के साथ रिश्ता कर दिया, ऐसे रिश्ता किया गया कि अगर मैं एक वचन हूँ यानी कि दोनों को बराबर हिस्सा दिया गया। इन दोनों ने कहा कि हम इंग्लिश के हर सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं तो हम बराबर का हिस्सा लेंगे, ठीक है, कभी हम में झगड़ा ना हो जाए। हमसे पूरी इंग्लिश बनी हुई है, अगर हम में झगड़ा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि अगर मैं एक वचन हूँ तो तू भी एक वचन है, अगर मैं बहुवचन हूँ तो ये भी यह बहुवचन है। और यही इनका एग्रीमेंट बना। क्या एग्रीमेंट बना इनके बीच में, क्या इन्होंने डील करी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, और यहीं पर होता है हमारा टॉपिक खत्म। बस इतना ही टॉपिक है, लेकिन इतने टॉपिक से बात नहीं बनती ना। हम सब्जेक्ट जान तो लेते हैं कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन इतने से बात नहीं बनने वाली यार। सब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं हमें नहीं पता। अब बात आई आगे, इन्हें एक बार मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। आपको एक बात बताती हूँ मैं। अब मुझे एक बात बताओ, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के अकॉर्डिंग आता है, फिर वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, यानी कि वर्ब डिसाइड करेगी। वर्ब ने कहा सब्जेक्ट से कि मैं ऐसे हूँ तू ऐसा बन जा। अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब सब्जेक्ट से कह देगी भाई वर्ब कह रही है मैं सिंगुलर हूँ, सब्जेक्ट तू भी सिंगुलर बन जा। या फिर सब्जेक्ट कहेगा कि मैं सिंगुलर हूँ तो वर्ब तू भी सिंगुलर बन जा। ये बात कौन कहेगा, ये बात कहेगा सब्जेक्ट। इसकी मान्यता, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो सब्जेक्ट को दी गई। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब लगती है, ठीक है। वर्ब तो हमारी सिंगुलर और प्लूरल होती है, वर्ब बिल्कुल इस पर डिपेंड है। वर्ब देखेगी अपने सब्जेक्ट को, हाँ मेरा सब्जेक्ट एक वचन है तो मैं भी एक वचन हो जाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट बहुवचन है तो मैं भी बहुवचन हो जाती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल बात समझ में आ गई, हाँ भाई हम ये सिंगुलर कर देंगे अगर ये सिंगुलर है, अगर हम इसे क्या कर देंगे बहुवचन कर देंगे अगर ये क्या है बहुवचन है। लेकिन अब हमें पूरा टॉपिक इससे पढ़ना है, सब्जेक्ट में पढ़ना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये हमें सिंगुलर करनी है, और इसका तो कोई टॉपिक नहीं है। ये जैसा होगा वैसी ही होगी, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन हो जाएगी, ये बहुवचन तो ये भी बहुवचन हो जाएगी। अब हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने हैं, और रूल्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट कैसा कैसा हो सकता है। मेरी बात समझो, आपके सामने सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट देख के आप पहचान नहीं पाओगे कि वो सिंगुलर है, वो एक वचन है, फिर बहुवचन है। समझ रहे हो मेरी बात, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। आप कहोगे दीदी इन दोनों ने डील कर ली, क्या एक वचन में वर्ब है, एक वचन सब्जेक्ट है तो एक वचन वर्ब आ जाएगी, बहुवचन सब्जेक्ट है तो बहुवचन वर्ब आ जाएगी, बात खत्म। हम देख लेंगे एक वचन सब्जेक्ट है तो हम एक वचन वर्ब को लगा देंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं है एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट को पहचानना, ठीक है। इसलिए भाई हम कई बार सेंटेंस और पहचान नहीं पाते कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है फिर बहुवचन है, इसलिए हम बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं। इस रूल में ऐसा अगर सब्जेक्ट आ गया तो ऐसा सब्जेक्ट आ गया तो इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। तो आप सिंगुलर वर्ब लगेगी वो तो सब जानते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होता है, इस सब्जेक्ट की शक्ल बहुवचन वाली होती है। तो हम सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते। आपको आसान लग रहा है, नहीं आसान हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब एक बार शक्ल और देख लो, फिर हम सारे के सारे रूल्स डीपली पढ़ने वाले हैं, ओके।
ज़्यादा नहीं है, 14-15 ही होंगे, इतने पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार सब्जेक्ट की शक्ल देख लो कैसे कैसे होती है। किसी का भी नाम, हम दुनिया में किसी का भी नाम है, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, किसी का भी नाम हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और वर्ब की शक्ल तो सब जानते हैं कैसी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, ठीक है। सब जानते हैं इसके साथ आई लगता है, आई के साथ सॉरी एम लगता है, ही, शी, इट के साथ इज लगता है, बात सब जानते हैं। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आप जानते हो कैसी होती है, हमारी गाइड्स में लिखी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी बहुवचन फॉर्म, ठीक है, बहुवचन वर्ब यानी कि प्लूरल वर्ब, ठीक है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को कहा जाता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कहेगी मैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती हूँ। अगर अपनी वर्ब ने देखा, इस वर्ब ने देखा कि मेरा सब्जेक्ट तो बहुवचन है तो मुझे ये आना पड़ेगा, वर्ब ने देखा मेरा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो मैं ये वाली आ जाती हूँ, ठीक है। तो वर्ब का तो सबको समझ में आ गया, हाँ भी सिंगुलर होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें भी हेल्पिंग में सब जानते हैं, नहीं जानते, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, टेंसेस पढ़ चुके हो ना आप, कौन सी सिंगुलर होती है, कौन सी हमारी एक वचन होती है, कौन सी बहुवचन होती है, आप ये बात आप जानते हो, और नहीं भी जानते हो ना तो आप जान जाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने शुरुआत तो कर लिया है, एंड अब हम बिल्कुल अच्छे से शुरुआत करते हैं। सारे रूल्स हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी बात और सुन लो, यानी कि इंग्लिश के अंदर हमने इतनी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं, कितने सारे टॉपिक पढ़े हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर इतने सारे टॉपिक हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक ने भाग लिया, कौन कौन से टॉपिक ने कहा है कि हम सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो केवल दोस्तों 3 टॉपिक, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है दोस्तों हमारा नाउन, यानी कि एक नाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, किसी का नाम सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। प्रोनाउन भी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, यानी कि कर्ता बन सकता है, कार्य करने वाला बन सकता है। ये तो आप जानते थे, मैं भी जानती हूँ, आप बात आप जानते थे, लेकिन आप ये बात शायद ना जानते हो, शायद कुछ लोग जानते हो, कुछ बच्चे जानते हो, शायद कुछ ना जानते हो, लेकिन अब जान लो कि जेरेंड होता है दोस्तों, ये भी हमारा क्या नाउन बन सकता है। जेरेंड की शक्ल कैसी होती है, इसकी शक्ल कैसी होती है, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आप आईएनजी जोड़ दोगे ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब का भी कार्य करेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन का भी कार्य करेगा, ठीक है। ये बात आप नॉन फेरिट में पढ़ के आ चुकी हो, मुझे अब नॉन फेरिट नहीं पढ़ाना, ठीक है। मुझे अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाना है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि सब्जेक्ट की शक्ल ऐसे हो सकती है, यानी कि जेरेंड भी हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है, और नाउन भी बन सकता है। नाउन क्या हमारे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ऑफकोर्स होते हैं, ठीक है, सब जानते होते हैं। जैसे कि मैंने कहा बुक एक नाउन है, बुक का बन गया बुक्स, ठीक है। ऐसे मैंने कहा चाइल्ड यानी कि एक बच्चा, चाइल्ड क्या बन गया, चिल्ड्रन, ठीक है, ऐसे बन गया, ओके। प्रोनाउन भी हमारे हो सकते हैं, जैसे कि ही का क्या है, दे है, यानी कि प्रोनाउन का भी क्या बन सकता है, सिंगुलर और प्लूरल बन सकता है, ठीक है। जेरेंड का कुछ नहीं बनता, जेरेंड ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ठीक है। ये बात आप सब ऑलरेडी जानते हो, बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यही बात जानते हो कि जब हम नाउन में एस या फिर ईएस लगाते हैं तो वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि प्लूरल नाउन बन जाता है, नाउन सब्जेक्ट बनता है तो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो बुक था, बुक के साथ मैंने एस लगा दिया, बुक्स बन गया, सॉरी यहाँ पे हाँ बुक्स आएगा, ठीक है, बुक्स बन गया, तो एस लगाते क्या बन गया, बहुवचन सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों वर्ब में जब हम एस लगाते हैं ना तो वो सिंगुलर वर्ब बनती है, क्या बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है। बिल्कुल आसान है, आप इसे पढ़ चुके हो, आपने वर्ब पढ़ी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब आपके सामने एक वर्ब लिखती हूँ, गो का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है, तो गो जाना, वेंट, गोन, गोइंग और गोज, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि इन जो 5 फॉर्म होती है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सारी की सारी वो हमेशा बहुवचन वर्ब होती है, ठीक है। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है। तो जब हमें सिंगुलर वर्ब की जरूरत हो तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, और जब हमें प्लूरल वर्ब की जरूरत हो, नीड हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब आप देख सकते हो गो में हमने जब ईएस लगाया तो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। वही तो गो में ईएस लगाती क्या बन गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर, ठीक है। तो ऐसे एस लगाने से वर्ब में लगाते हैं, जब एस तो सिंगुलर वर्ब बनती है, और नाउन में एस लगाने से प्लूरल सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ये बात आप सब जानते हैं, बिल्कुल कॉमन सी बात है। एंड अब हम रूल्स शुरू करने वाले हैं,
कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ये सोच रहे हो ना कि दीदी आपने बता दिया कि जो हमारा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है ये पूरा का पूरा टॉपिक बस इतना ही है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी है, ठीक है। अगर इतना टॉपिक है तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, अगर आपने ये सोच लिया हम सिंगुलर प्लूरल पहचान लेते हैं, एकवचन बहुवचन क्या चीज़ है पहचान लेते हैं, हम कर लेंगे। अगर पहचान लेते ना तो आज ये करके दिखाओ, इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखो सब्जेक्ट कौन सिंगुलर है, कौन सा बहुवचन है, कौन सा एकवचन है। अगर आपने लगा दिया ना तो मान दोगे, लेकिन सारे के सारे सोल्व करने हैं और आप कोशिश भी करोगे ना, हाँ माना कुछ कर लोगे लेकिन सारे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। हम सोच लेते हैं कि अरे यार देख लेंगे सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब लगा देंगे वचन। इतना आसान नहीं है सब्जेक्ट को पहचाना कि वो एक वचन है फिर बहुवचन है। अब यहाँ पे देख लेना हमारा रूल नंबर 1 सुनो दोस्तों। यहाँ पे आपको देखो इतने में ठीक है, यहाँ पे इतने में 1 से लेके 4 तक आपको एक फॉर्म भरनी है, ठीक है। रीड ठीक है, रीड की आपको फॉर्म भरनी है इनके अंदर, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपको इज और आर में से कोई एक भरना है, ठीक है। और इन दोनों के अंदर भी आपको इज और आर में से कोई एक भरना है, ठीक है। इज और आर में से क्या भरना है, कोई एक भरना है, ओके। यहाँ पे सुनील है, सुनील एक सब्जेक्ट हो गया, ओके। एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने रीड्स लगा दी। क्या लगा दी, रीड्स लगा दी। सब जानते हैं रीड की जो 5th फॉर्म होती है क्या होती है, रीड्स होती है, ठीक है, ओके। देखिए कितना आसान था, एक वचन लगा दिया। अभी आसान है, आगे के बढ़ो तो सुनील एंड दीपक 2 इंसान हो गए, यानी कि बहुवचन हो गए तो बहुवचन वर्ब लगाएंगे। अब रीड की बहुवचन वाली वर्ब कौन सी होती है, यही होती है रीड, ठीक है। तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ओके। हमने रीड लगा दी, ठीक है। और भी कुछ लगा सकते हैं, मतलब रीड्स नहीं लगा सकते, रीड्स ये वाला बिल्कुल नहीं है, ये हमारी सिंगुलर हो जाएगी और हमें बहुवचन लगानी है, ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे बताओ द हेडमास्टर एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें आप क्या लगाओगे, आशा करती हूँ आपने दिमाग में तो अपना जो भी आंसर है वो बिठा लिया होगा। एंड मुझे सच बताना किस किसने इसका आंसर रीड बैठाया अपने दिमाग में, सच बताना भाई, कसम से कह रही हूँ मैं, माँ की, आपको अपनी मम्मी जी कसम है। कमेंट में लिखना है कि दीदी हाँ हमने आर बताया। जिसने आर बताया ना उसे नहीं पता कि सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है कैसे पहचानते हैं, इसे तो कह रही थी। मुझे भी आसान लगा था, आपकी तरह हूँ मैं भी, लेकिन सब्जेक्ट पहचाने कि सब्जेक्ट एक वचन है बहुवचन है इतना आसान नहीं है। और अभी तो बहुत रूल सीखने वाले हैं कि अब ऐसा सब्जेक्ट आ गया, अब ऐसा आ गया, अब क्या करें दीदी ये एक वचन है फिर बहुवचन। आप पूछोगे बार बार में दीदी ये सब्जेक्ट एक वचन है फिर बहुवचन है, आप खुद पूछोगे ये बात, ठीक है। ऐसे आप इसके अंदर पूछोगे क्योंकि इसके अंदर तो कहीं नहीं कहा कि दीदी बहुवचन वाली वर्ब लगा दो यानी कि रीड लगा दो, लेकिन मैंने तो कह दिया कि नहीं आएगी। अब क्यों नहीं आएगी सुनो, यहाँ पे दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हेडमास्टर और सिक्योरिटी यानी कि 2 इंसान है, एक इंसान हेडमास्टर है और एक इंसान सिक्योरिटी है। नहीं, यहाँ पे 2 इंसान नहीं है, यहाँ पे हमारा हेडमास्टर ही सिक्योरिटी है, यानी कि जो स्कूल के अंदर है ना वही हमारा हेडमास्टर है और वही हमारा सिक्योरिटी की तरह बाहर खड़ा रहता है, ठीक है, सेवा करता है, ओके। हमारे दोनों ही एक ही हैं, यानी कि इंसान एक है। अगर इंसान एक है तो एक वचन हो गया, यानी कि एक वचन वर्ब लगेगी। एक वचन वर्ब क्या होती है, रीड्स होती है, ठीक है। अब दीदी आपने ऐसा क्यों कहा, अब मैं बताती हूँ क्यों कहा। यहाँ पे आपको एक शब्द दिख रहा होगा द क्या है दोस्तों, हमारा आर्टिकल। हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर इससे पहले जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ना सारे लगभग सारे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो कभी इस पे आ जाओ सीधा, इस पे नहीं आना, ओके, ठीक है। अब द दोस्तों हमारा क्या है, द हमारा आर्टिकल है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आर्टिकल की पहचान क्या होती है, आर्टिकल सेंटेंस के अंदर आता क्यों है। आर्टिकल आएगा ना तो हमेशा नाउन के लिए आएगा दोस्तों। आर्टिकल्स हमेशा सेंटेंस के अंदर नाउन के लिए आते हैं, ये बताने के लिए कि नाउन एक है या फिर विशेष है। इस पे नहीं जा रहे हम, एक है विशेष है ये बताने के लिए आते हैं, ये बात अलग है, ठीक है। आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आएंगे। अगर एक आर्टिकल आया है तो यानी सेंटेंस के अंदर एक नाउन है, और अगर 2 आर्टिकल आए तो इसका मतलब 2 नाउन है। कॉमन सी बात है, बिल्कुल सब जानते हैं, कॉमन सेंस है कि भाई एक आर्टिकल है तो एक नाउन के लिए आया होगा, 2 नाउन है तो 2 आर्टिकल आए होंगे भाई हर एक नाउन का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े वाक्य के अंदर आर्टिकल कितना है, एक है, यानी कि एक नाउन है, समझ गए सारे, हाँ एक आर्टिकल यानी कि नाउन तो एक ही होगा, एक नाउन है यानी कि एक वचन नाउन है, एक वचन सब्जेक्ट है यानी कि एक वचन वर्ब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो द है ना वो हेडमास्टर और सिक्योरिटी दोनों कॉमन है, ठीक है। हेडमास्टर हमारा सिक्योरिटी है, ठीक है, द हमारे इन दोनों के लिए आया है, ओके। और यहाँ पे देखो दोस्तों, अगर मैं लिखती द हेडमास्टर एंड द सिक्योरिटी यानी कि द इसके लिए भी द इसके लिए, यानी कि 2 इंसान अलग हो गए, कि 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकल यानी कि 2 नाउन है, 2 नाउन यानी कि बहुवचन हो गया, बहुवचन फिर हम वर्ब लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आ पोइट एंड आ फिलोसफर, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है ना, देखो ए हमारा आर्टिकल होता है, 2 आर्टिकल यानी कि 2 नाउन होंगे, 2 नाउन होंगे तो नाउन बेशक मत पढ़ो आप, नाउन यानी कि सब्जेक्ट आप बेशक मत पढ़ो, क्या है सब्जेक्ट, कोई पोइट है कोई फिलोसफर है मत पढ़ो आप। देखो 2 आर्टिकल है यानी कि सब्जेक्ट के अंदर 2 नाउन पाएंगे, 2 नाउन पाएंगे यानी कि बहुवचन, तो हम क्या लगाएंगे, बहुवचन वर्ब लगाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें रीड लगाना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, आर्टिकल्स पे डिपेंड करता है, आर्टिकल एक है तो एक नाउन होगा,
ठीक है, यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, इसका आर्टिकल कहाँ गया? या तो किसी पे आर्टिकल लगाते नहीं, जैसे हमने सुनील और दीपक किसी पे आर्टिकल नहीं लगाया था, या फिर लगाना है तो दोनों के साथ लगाओ। ठीक है, अगर मान लो आपको कहना था कि भाई हेडमास्टर इंसान अलग है, सिक्योरिटी इंसान अलग है, तो दा इसका भी लगाते। अब आपने दा एक लगाया यानी कि हेडमास्टर हमारी सिक्योरिटी है, क्योंकि एक आर्टिकल यानी कि एक ही नाउन है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो दोस्तों, इसको पढ़ के आप तो इसे भी सोचोगे माई मदर एंड फादर। आपको एक बात बताऊं, ए हमारा आर्टिकल होता है और माई हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, बिल्कुल कंसंट्रेट से सुननी है। मैंने आपसे एक बात कही दोस्तों कि माई हमारा क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी कि हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, नाउन प्रोनाउन बिल्कुल अलग अलग टॉपिक है, एडजेक्टिव कंजंक्शन बिल्कुल अलग अलग टॉपिक है, लेकिन आर्टिकल और एडजेक्टिव इन्हें कभी भी अलग टॉपिक मत मानना, ये एक परिवार के अंदर से ही है। बस अंतर इतना है कि आर्टिकल्स ने एडजेक्टिव से कहा कि भैया मुझे अलग से स्थान दे दो, क्योंकि मैं थोड़ा सा विशेष हूँ, इसलिए आर्टिकल ने कहा कि तू बस कुछ शब्द, आर्टिकल एडजेक्टिव ने कुछ शब्द दिए और कहा कि तू आर्टिकल्स बन जा। ठीक है, और आर्टिकल्स हमारा अलग से टॉपिक बन गया। जो हमारा अलग से टॉपिक आर्टिकल्स है ना, वो हमारा एडजेक्टिव से ही निकला है, यानी कि आर्टिकल्स और एडजेक्टिव दोनों नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, और अगर एक आया तो यानी कि एक नाउन है, दो आया तो फिर दो नाउन है। जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया, समझ रहे मेरी बात? माई को मैंने कहा पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव पे भी ध्यान मत दो, एडजेक्टिव भी ध्यान दो, यानी कि माई हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, अब मेरी बात फिर से सुनो, मैंने ए दा बताया, ए दा हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं, और आर्टिकल्स कोई अलग नहीं है, आर्टिकल्स हमारे एडजेक्टिव के परिवार से ही है, यानी कि एडजेक्टिव के अंदर से आर्टिकल्स निकले हुए हैं। ठीक है, बस आर्टिकल्स ने अपना थोड़ा सा अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए अलग स्थान मांग लिया, और अलग से हमने भी उसे अलग स्थान दे दिया। ठीक है, अलग टॉपिक उसे बना दिया। ओके, तो इससे तो बात समझ में आ रही है कि हमारे जो आर्टिकल्स और एडजेक्टिव होते हैं दोनों नाउन के बारे में बताते हैं। अगर एक आया है यानी कि एक नाउन है, यानी कि एक सब्जेक्ट है, एक वचन वर्ब लगा देंगे, और अगर दो आए हैं यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन, जानते हो तो ठीक है, बहुवचन वर्ब लगा देंगे। ऐसा ही आप सेम एज यहाँ पे देखोगे, हमारा एडजेक्टिव एक है यानी कि एक हमारी एक वचन वर्ब आएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। क्या मदर फादर एक हो सकते हैं? हेडमास्टर सिक्योरिटी हो सकता है, कोई मतलब हाँ अटपटा लगा, लेकिन हो भी तो सकता है ना, कुछ गलत नहीं है ना, लेकिन मदर फादर नहीं हो सकते। सब जानते हैं माता पिता तो अलग होते हैं ना, मेरी माता जी और पिताजी, क्या माता पिता एक ही है? एक इंसान माता, एक इंसान पिता है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे माता पिता अलग है, भले ही एक लगा हो, लेकिन यहाँ पे माता पिता, ये बात तुम जानते हैं कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे हम जानते हैं कि मदर फादर अलग होते हैं, अंकल आंटी अलग होते हैं, भले ही एक लगा हो, लेकिन अंकल आंटी मदर फादर तो अलग होते हैं। और अगर अलग होते हैं यानी कि बहुवचन हो गए तो हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है, इजम नहीं लगाएंगे। इसका यूज किस सब्जेक्ट के लिए करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसका यूज करेंगे, और अगर बहुवचन वाला सब्जेक्ट हो तो आर का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अंकल आंटी अलग होते हैं, भले ही माई लगा, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि अंकल चाचा लगा, भी चाची लगा, दो अलग अलग इंसान है। यहाँ पे तो एक इंसान हो सकता है, हेडमास्टर और सिक्योरिटी एक इंसान हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम आर लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, आप ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट। ठीक है, यहाँ पे सब पता है कहीं क्या सोचते हैं, यहाँ पे कहीं देखते हैं एक ब्लैक एंड एक व्हाइट खरगोश है। ठीक है, एक काला खरगोश है, एक व्हाइट खरगोश है। नहीं, यहाँ पे कलर व्हाइट खरगोश नहीं है, एक ही खरगोश है, उसका रंग आधा काला है आधा व्हाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, एक आर्टिकल यानी कि एक नाउन है। आपको दिखने से लगेगा, आप ए पे ध्यान नहीं दोगे ना, आपको दिखने से लगेगा यहाँ पे दो नाउन है यानी कि दो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट नहीं है। अगर दो सब्जेक्ट होते तो दो आर्टिकल होते ना, या तो फिर आर्टिकल बिल्कुल मत लगाओ, और अगर लगा रहे हो तो दोनों सब्जेक्ट यानी कि दोनों नाउन के साथ लगाओ। अगर एक के साथ लगा रहे थे तो इंसाफ है, और एक साथ लगता नहीं है, तो इंग्लिश ग्रामर में सबको इंसाफ मिला है। ठीक है, समझो मेरी बात को, वो अहिंसा सॉरी हिंसा है, वो उससे पहले बोल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉमन है, यानी जो हमारा रैबिट है ना, रैबिट वो आधा तो काला है और आधा क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, मैं रंग कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारा कोई भी खरगोश है, राइट, इतना ब्लैक है और इतना व्हाइट, ऐसे है खरगोश। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ऐसे ही तो सेम ऐसे यहाँ पे आ ब्लैक एंड आ व्हाइट रैबिट, यानी कि एक काला है और एक, यहाँ पे दो आर्टिकल है यानी कि दो नाउन, यानी कि दो सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका लगा दिया? आर का यूज कर दिया। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगी, दिख रहा है ना आपको? लगा तो हम सिंपल वर्ब लगाना बिल्कुल आसान है। वर्ब तो भाई वर्ब ने क्या ही क्या, वर्ब ने तो क्या है भाई, सब्जेक्ट देख सब कुछ तेरे ऊपर डिपेंड है। तो एक वचन आएगा तो मैं एक वचन बन जाऊंगा, तू बहुवचन आएगा तो मैं बहुवचन बन जाऊंगा, तू अपना देख। और उसी सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, यानी कि पूरे सब्जेक्ट वर्ब की डील के अंदर हम सब्जेक्ट देखेंगे वो कैसा हो सकता है। रूल नंबर 1 के अंदर हम सीख रहे हैं। आगे देखो, राइस एंड करी, कढ़ी चावल। यहाँ पे आप कहीं सोच रहे होंगे दीदी कढ़ी अलग होती है चावल अलग होते हैं, यानी हम आर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे आर नहीं लगेगा। समझो मेरी बात को,
कोई ऐसी चीज़ जिन्हें हम मिक्स कर सके, जिन्हें एक यूनिट बनाया जा सके, जिन्हें एक यूनिट बना के खाया जा सके, उसमें हम सिंगुलर, उसे हम सिंगुलर मानते हैं। अगर सिंगुलर मानेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही होता है राइस और कड़ी, कड़ी चावल को क्या तुम मिला सकते हो? खाते नहीं है, कड़ी चावल में कड़ी मिला के खाते हो, ठीक है, तो हम उसे एक बना सकते हैं। माना चावल अलग होते हैं, कड़ी अलग होती है, दोनों अलग हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों को एक कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को एक किया जा सकता है, तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, ओके। अब आगे देखो, हॉर्स एंड कैरीज आपने देखा होगा। हॉर्स कैरीज नहीं देखा? घोड़े के पीछे कैरियज जो होता है, ठीक है, उन्हें भी एक कर सकते हैं। घोड़े में जो कैरिज है वो पीछे, भाई वो कैरिज होता है, देखो ना आपको इमेज में दिख रहा होगा, कैरिज इस टाइप का होता है। उन्हें एक बना देना, पूरा एक बना दिया। अगर एक बना सकते हैं तो हम इसका यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसे एक यूनिट दे दी, ठीक है। आगे देखो, ब्रेड एंड बटर। बटर पे ब्रेड लगा है, बटर होता है, सॉरी ब्रेड होता है, ब्रेड पे हम बटर लगा देते हैं और फिर उसे खाते हैं, यानी कि भाई एक यूनिट बना के हम इसे खा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम इज लगा सकते हैं, ठीक है। फायर एंड वाटर, आग पानी, ओके, तुम मिला सकते हो यार, नहीं मिला सकते, आग अलग है पानी अलग है, नहीं मिला सकते, आग पानी नहीं मिला सकते, ठीक है, तो ये अलग है, इसलिए हम यहाँ पे आर लगाएंगे। तो आपने हर चीज़ देखी कि हाँ यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे करना था, यहाँ पे हमें समझना था कि मदर फादर अंकल आंटी अलग होते हैं, यहाँ पे हमें समझना था, आपने देखना था कि यूनिट को हम एक कर सकते हैं। दिस इज आइए हमारा रूल 1, ये हमारा थोड़ा सा लंबा गया है और लंबे नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा रूल 2। अब दीदी रूल 2 के अंदर मतलब नियम 2 क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल है। जैसे नाउन हमारे कैसे कैसे हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन हो सकते हैं। भाई नाउन हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसे हम गिन सके, जिसे गिनती हम 1 से 2 कर सके, और नाउन हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसे हम ना गिन सके, यानी कि अनकाउंटेबल हो, जिसे हम 1 से 2 ना कर सके, ठीक है। ऐसे काउंटेबल नाउन बुक हो गया, चेयर हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बुक, चेयर, फोन, मोबाइल, स्टैंड, डोर, टेबल, चेयर, सब कुछ, ठीक है, जिसे हम 1 से 2 कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन इसे हम गिन ना सके, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, प्यार हो गया, नफरत हो गई, हमारी फीलिंग्स हो गई, ठीक है, उन्हें हम नहीं गिन सकते, ओके। काउंटेबली दोस्तों हमारे सिंगुलर हो सकते हैं, यानी कि एक वचन हो सकते हैं और बहुवचन हो सकते हैं। ऐसे मैंने कहा कोई एक वचन नाउन, ऐसे ही मैंने कहा भाई मार्कर, ठीक है, मार्कर कहती हूँ, क्या हम इन मार्कर को गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं, हम 1 से 2 कह सकते हैं, 1 2, यानी काउंटेबल में है। अगर 1 है, एक वचन है तो सिंगुलर हो गया, अगर 1 से 2 कर देने की 2 हो गए, यानी कि बहुवचन हो गया तो बहुवचन हो गया, ठीक है। तो हमारे नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल हमारे सिंगुलर और बहुवचन, यानी कि एक वचन बहुवचन दोनों हो सकते हैं। तो चेयर हो गया और चेयर्स हो गया, ठीक है। ऐसे अनकाउंटेबल दोस्तों, अनकाउंटेबल दोस्तों हमारे मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। मैटेरियल नाउन क्या होते हैं? जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया। क्या तुम लोहा, सोना, चांदी को गिन सकते हो? मेरे पास 1 चांदी है, मेरे पास 1 लोहा है, मेरे पास 1 सोना है, मेरे पास 2 सोना है। हम तोले में गिनते हैं, 2 तोला सोना है, 1 किलो चांदी है, मतलब ऐसे गिनते हैं हम। 1 सोना है, 2 सोना है, ये नहीं कह सकते। ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? मैटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक, जो हमारे पदार्थ होते हैं, ठीक है। मैटेरियल नाउन यानी कि भाववाचक, जैसे कि प्यार हो गया, नफरत हो गया, गुस्सा हो गया। या तुम कहते हो मेरे पास 1 प्यार है, मेरे पास तो 100 प्यार है, कहते हो? ऐसे नहीं कहते, ठीक है। तो हम मैटेरियल नाउन को, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल में आ गए, ठीक है, ओके। अब बात करो दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन की। हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिसमें हम पता नहीं चल पाता कि हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाए फिर से प्लूरल वर्ब लगाए। बात अभी सब्जेक्ट की हो रही है, ठीक है। हमारे ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर ये सब्जेक्ट बन गए ना सेंटेंस के अंदर, तो आप पहचान नहीं पाते कई बार, दीदी ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक वचन या फिर बहुवचन है, ठीक है। तो उनकी शक्ल देख लो कि ऐसे कौन कौन से हैं। हमारे कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है कौन कौन से? हेयर, मिस्टीफ, मनी, वेस्टेज, वाइन, म्यूजिक, क्रॉकरी, ब्रेकेज, अकोमोडेशन, बगेज, लगेज, एडवाइस, नॉलेज, बिजनेस, परमिशन, वर्क, न्यूज, ये सारा पढ़ लोगे, ठीक है। अब दीदी याद कैसे करें? क्योंकि बिना याद कर तो मैं जाती नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पे दोस्तों याद नहीं करवाऊंगी, आपको गाइड करूंगी कि आपको ये याद कहाँ से करनी है। यूट्यूब पर सुमन सूर्यवंशी मैम, यानी कि सुमन मैम आपको मिलेंगी, आप सर्च करना, ठीक है। उन्हीं की कोई सब्जेक्ट और एग्रीमेंट की वीडियो है, उसी वीडियो के बीच में आपको इस पूरे की टेबल पाएगी, ठीक है। और स्टोरी से पढ़ाएंगी इसे, इस पूरी टेबल को। कुछ अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाएंगी सुमन मैम, कुछ अनकाउंटेबल नाउन पढ़ाएंगी और बताएंगी कि इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगल वर्ब आती है। मैंने भी उनसे पढ़ा है, ठीक है, मैं भी आपकी तरह हूँ, ओके। तो मैं आपको गाइड करूंगी कि आप उनसे ही पढ़ना, उनसे मतलब मैं आपको पढ़ा नहीं रही क्योंकि ज़्यादा टाइम यूज हो जाएगा भाई, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो, ठीक है। आप उनसे सीख सकते हो ना, टाइम वेस्ट क्यों करना, आप मैम से सीख लेना, ओके। तो वो स्टोरी से पढ़ा देंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल ऐसे फिट कर देंगे, अरे क्या थी यार मैम, ठीक है। तो उनसे पढ़ लेना, ओके। ये हमारी कुछ ऐसे आपको याद हो जाएंगे, वो स्टोरी से पढ़ाएंगी,
वो जो स्टोरी है वो आप वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। एक आपको ऐसी वीडियो मिलेगी, इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगल वर्ब का यूज करते हैं, जैसे हेयर हो गया, मनी हो गया। हमें लगता नहीं है कि मनी के साथ भी सिंगल वर्ब होती है, मतलब ये लगता है ना पैसा, यानी कि पैसा बहुत सारा होता है, तो बच्चे तो यही सोचेंगे हाँ मनी यानी कि पैसा बहुत सारा भी होता है, तो यानी कि बहुवचन वर्ब लगा देते हैं। नहीं, ये कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनके साथ सिंगल वर्ब लगती है हमेशा, ठीक है। ओके, आगे रूल नंबर 3 सुनो। अगर दोस्तों मान लो कोई अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ नो लगा हुआ है, ये सारे मेरे सब्जेक्ट बन रहे हैं क्योंकि बात सब्जेक्ट ही कर रहे हैं, ओके, क्योंकि भाई वर्ब को तो पता है, वर्ब तो खुद कह रहे हैं ना कि सब्जेक्ट जैसा होगा मैं तो वैसे आ जाऊंगी, यानी कि जितने भी रूल्स होंगे वो सब्जेक्ट के ऊपर होंगे कि सब्जेक्ट कैसा कैसा है, ठीक है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ नो लगा है या फिर सिंगल काउंटेबल नाउन है, सिंगल काउंटेबल नाउन यानी कि ये वाले चेयर, बुक, टेबल, ठीक है, ये वाले ये हैं, इनके साथ नो लगा हुआ है, तो वर्ब कौन सी आएगी? तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी, चिंता ना करो, ठीक है। ये हमारा एक वचन नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ये एक वचन नहीं है, सिंगल काउंटेबल, सिंगल का मतलब एक वचन है, तो एक वचन वर्ब भी आएगी, ठीक है। दीदी आपने इनके एग्जांपल्स नहीं करवाए, चिंता ना करो, करवाऊंगी। रूल 2 के 3 के और इसके बाद एक 4th रूल है, उसे पढ़ाऊंगी। तीनों को पढ़ाने के बाद 2 3 4 एक साथ, 2 3 4 तीनों रूल्स के एक साथ मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, ठीक है। रूल 1 के तो मैं आपको करवा चुकी हूँ, ओके। आगे हमारा रूल 4, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं भाई, स्पीड पकड़ते हैं तो कह देते हैं, लेकिन कभी स्पीड नहीं पकड़ती जब पढ़ाने पे आती हूँ, मतलब बोलते मैं ज़्यादा तेज हुए, बोलती तो मैं जल्दी हूँ, लेकिन बस टाइम लग जाता है, मुझे नहीं पता मुझे टाइम क्यों लगता है, बस लग जाता है, ठीक है। अब देखो रूल 4 सुनो, ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड है, यही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। देखो भाई, 1/3 ऑफ, a quarter of, 20% ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 3/4 ऑफ, 10% ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, a lot ऑफ, lots ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, एंड हाफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, सम ऑफ, कुछ भी आ जाए ना। देखो इसके बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन मिले, इन सब शब्द के बाद आपको मान लो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन मिल गया, ठीक है, या फिर इन शब्द के बाद आपको कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल गया, ठीक है, या तो फिर आपको अनकाउंटेबल नाउन मिल गया या फिर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल गया, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर इन सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको सिंगल वर्ब लगानी है। मेरे कहने का आपको याद नहीं करना, कभी सोच रही थी इतना सारा याद करने के लिए कह दिया, वो तो आप स्टोरी सीख लेना, मैम के पास जाना, मतलब वीडियो पर जाना और स्टोरी सीख लेना, ये आपको याद नहीं करने। इसका मतलब मैं आपको समझाने का तरीका देखो, यहाँ पे पता है कई लोग क्या सोचते हैं, कई बच्चे ये सोचते हैं कि प्लेंटी यानी कि बहुत सारा, लोड्स ऑफ यानी कि बहुत सारा, यानी कि अभी बहुत सारे की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, बहुवचन वर्ब लगा देते हैं। नहीं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने नाउन से फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारा वो सब्जेक्ट बना है, ठीक है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा ना, चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे इनमें से कुछ भी, आपको याद नहीं करना, इनमें से कुछ भी आ जाए, अगर उनके बाद अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो आपको ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, ठीक है। और इनके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ये बस सोचना कि जो बहुवचन वर्ब है ये इनके अकॉर्डिंग आई है, नहीं, यहाँ पे बहुवचन लिखा है वो काउंटेबल नाउन है, बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि 20% है, 1/3 है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको शब्द कहा कि 20% ऑफ फर्नीचर, ठीक है, 20% ऑफ फर्नीचर, मैंने कोई ऐसे शब्द कह दिया, ठीक है, 20% ऑफ मनी कह दिया, क्या 20% ऑफ मनी काउ बन जाएगा? नहीं यार, 20% हो, 30% ऑफ मनी तो मनी रहेगा ना, और मनी तो हमारा नाउन है, ठीक है। फर्नीचर भी हमारा नाउन है, मैंने कहा 1/3 ऑफ फर्नीचर, 2/3 ऑफ फर्नीचर, 3/3 ऑफ फर्नीचर, 3/3 तो खैर होता नहीं है, 2/3 ऑफ फर्नीचर, क्या 2/3 ऑफ फर्नीचर स्टेशनरी बन जाएगा? 2/3 ऑफ फर्नीचर तो रहेगा तो फर्नीचर ही ना, चाहे वो 2/3 हो, चाहे इसमें 2 आ जाए, चाहे इसमें 3 आ जाए, चाहे इसमें 4 आ जाए, फर्नीचर तो फर्नीचर ही रहेगा ना। और फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल है, और अगर अनकाउंटेबल तो सिंगुलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये आगे तो कंफ्यूज में तो रहा कि बहुवचन है 10 यानी कि 10 बहुत ज्यादा है तो हम बहुवचन वर्ग का यूज करेंगे, नहीं करना, ठीक है। अब हमने 2 3 4 तीनों रूल पढ़ लिया ना, तीनों रूल के हम एक साथ सारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। और ये हमारे लिए एग्जांपल्स नहीं है, कभी सोच रहे हो कि दीदी एग्जांपल्स करवाएंगी, प्रैक्टिस है, जितने भी सोल्व करवाए ना, अभी जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं, 4 रूल्स पढ़ाए हैं, चारों की प्रैक्टिस है, सोल्व करनी है, कोई इतने मतलब इतने एग्जांपल्स की, इन रूल्स में एग्जांपल्स की जरूरत नहीं होती इतनी, ठीक है। तो एक प्रकार से प्रैक्टिस है, इसमें एरर है जिसने आपको ठीक करना है, ठीक है। फर्स्ट दोस्तों, नो एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट ऑन द मून। अब मैं आपको दोस्तों एक बात कहूंगी कि एटमॉस्फेयर अनकाउंटेबल नाउन है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट दिखाई थी, जिन्हें मैंने कहा था कि आप उन्हें मैम से पढ़ लेना, और उनमें आपको एटमॉस्फेयर नहीं दिखेगा। तो दीदी अनकाउंटेबल नाउन के एटमॉस्फेयर नहीं दिखाया और आप इसे अनकाउंटेबल नाउन कह रहे हैं, यारो समझो मेरी बात, वो अनकाउंटेबल नाउन मैंने कुछ इसलिए दिखाए थे, वो केवल कुछ थे, यानी कि दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन नहीं लिख रखे थे मैंने,
बहुत सारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो वहां तो मैंने कुछ लिख रखे थे। क्यों लिख रखे थे दीदी कुछ, सारे क्यों लिखे, वही क्यों लिखे, वही मैंने इसलिए लिखे क्योंकि वे कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे थे कि जब हम इन्हें पढ़ते ना तो वे बहुवचन वाली फीलिंग आती और झट से बहुवचन वाली वर्ब लगा देते। इसलिए मैंने आपको बताया था कि बहुवचन नहीं है ये, हमारे एक वचन नहीं है, एक वचन इसके साथ वर्ब लगाओ, ठीक है। और तो आप पहचान लोगे, उन्हें आप पहचान भी नहीं पाते कि दीदी वो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, पहचान नहीं पाते आप, ठीक है। उसलिए भी बताए थे वे कुछ मेन थे। ये तो आपको पता है भाई, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। क्या तुम वातावरण को गिन सकते हो, क्या तुम एटमॉस्फेयर को गिन सकते हो? मेरे पास एक एटमॉस्फेयर, दो एटमॉस्फेयर, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन है। अब एक रूल पढ़ाया था, अभी पढ़ा था रूल नंबर 3, नो प्लस में अनकाउंटेबल है तो हम किसका यूज करते हैं, सिंगल वर्ब का यूज करते हैं। नो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटमॉस्फेयर अनकाउंटेबल नाउन नहीं है ना भाई, सिंपल सी बात है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगल वर्ब भी आएगी, ठीक है। आर हमारी क्या है, बहुवचन वाली है, तो आर को हटाकर हमें क्या लगाना है, इस लगाना है, ठीक है। इस भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं, हैज भी लगा सकते हैं, ओके कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। हैज से नहीं लगा सकते, यहाँ पे हैज नहीं लगा सकते और कहीं पे भी हैज आ सकता है, ठीक है। इस भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं। 1/3 ऑफ वर्क हैव बीन फिनिश्ड, भाई रे वर्क का 1/3 फिनिश हो चुका है, ठीक है, काम पूरा हो चुका है। मुझे एक बात बताओ, आपको अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में वर्क भी दिखेगा, वर्क अनकाउंटेबल है तो यानी कि सिंगल वर्ब आएगी। हैव तो हमारी बहुवचन वाली वर्ब है यारो, हैज आएगी, ठीक है। ये तो बात आप जानते हो ना यारो, आप ये तो पता होगा। इसका यूज हम आई के साथ करते हैं, या फिर भी एक बार देख लो, ठीक है। सॉरी यारो, मैं हमेशा ऐसे लिख देती हूँ, ही, शी, इट और या फिर एनी नेम, किसी का भी अगर नाम है तो हम इसका यूज करेंगे। आई के साथ हमेशा एम का यूज करते हैं, आर का यूज करेंगे वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और कोई भी प्लूरल, क्या प्लूरल नाउन है, ठीक है। हैज का यूज करेंगे हम आई, वी, यू, दे के साथ, ठीक है, ओके। हैव का यूज करेंगे हम, हैव का यहाँ पे यूज करेंगे और हम यहाँ पे बात आती है हैज़ का यूज करेंगे दोस्तों हम ही, शी, इट, एनी नेम, ठीक है। ये बात सारी सिंपल आप जानते हो ना, ठीक है। वॉज का यूज करेंगे दोस्तों हम आई, ही, शी, इट या फिर एनी नेम, ठीक है। कोई बचिए तो मुझे बता देना। एंड हम वर्क का यूज करेंगे वी, यू, दे, आर का मतलब सॉरी वर्क का यूज होगा। एंड कोई भी अगर हमारा क्या है प्लूरल नाउन है, ठीक है। इनका ऐसे यूज होता है, ओके। तो हैव का यूज हम कैसे कर रहे हैं, देखो हैव का यूज, हैव मतलब सारे बहुवचन है हमारे। अब कहीं सोचेंगे दीदी आई तो बहुवचन नहीं है, आई का तो यूज एक इंसान के लिए होता है, ये बात तो सब जानते हैं ना। इंग्लिश ग्रामर ने ये कहा है कि आई का यूज भले ही एक इंसान कर रहा हो लेकिन इंग्लिश ग्रामर उसे हमेशा बहुवचन की श्रेणी में लेगा और आई को हमेशा बहुवचन की श्रेणी में लिया जाता है और बहुवचन वर्ब का इसके साथ यूज करते हैं। लेकिन ये बात बस वॉज ने नहीं मानी थी, वॉज ने कहा था कि नहीं भाई मैं तो आई को लूंगा, यानी कि मैं तो एक वचन के साथ लूंगा। ये बात वॉज ने नहीं मानी और एम ने नहीं मानी। किसने, एम ने और वॉज ने नहीं मानी। उन्होंने कहा अगर आई एक के साथ यूज हो रहा है तो हमारे साथ इसका यूज करो। और सब यही बात मानते हैं इंग्लिश ग्रामर की कि हाँ अगर आप कह रहे हो कि आई को हम ऐसा बहुवचन लेंगे तो आप ले सकते हो, ठीक है, ओके। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। उस टेबल है ना, टेबल कई बार पढ़ ली होगी आपने, एक बार तो पढ़ी होगी ना, ठीक है। तो उस नॉलेज में अनकाउंटेबल नाउन के टेबल के अंदर था, उसमें भी अनकाउंटेबल नाउन है तो हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब दोस्तों नॉलेज हमारी ज्यादा हो, कम हो, 1/3 हो, 2/3 हो, इनसे फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज तो नॉलेज ही है ना, वो तो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, आप पता है अगर मैं आपको ना बताती वर्क सोच से, आप वर्क यानी कि काम यानी कि भी बहुत ज्यादा काम हो सकता है तो आप आर को ऐसे रखते। नॉलेज यानी कि सोचे, नॉलेज यानी कि जानकारी, बहुत सारी जानकारी, सभी ये सभी जानकारी यानी कि भाई बहुत सारी जानकारी होगी तो आर का यूज करते। इसलिए तो वो टेबल दी थी आपको, वो टेबल हमेशा ध्यान रखनी है। उस टेबल को देखने से मुझे लगता है कि बहुवचन है, ये बहुवचन वर्ग का यूज करेंगे, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। रियलिटी क्या होती है कि बहुवचन नहीं होते, वो एक वचन ही होते हैं, ठीक है, ओके। half of the candidates has given their vote। कैंडिडेट को क्या तुम गिन सकते हो, कैंडिडेट कोई कैंडी नहीं है खाने की, इंसान ही है, बस कैंडिडेट बन गया, ठीक है। तो हाफ हो, अब इस पता क्या सोचेंगे, कैंडिडेट आधे हैं, आधे यानी कि कम है, आधे हो गए ना, आधे यानी कि भाई सब सोचेंगे आधे यानी कि थोड़े भाई कम है, यानी कि एक वचन वर्ब, ठीक है भाई। आधे हो या ज्यादा है तो कैंडिडेट्स ही ना, कैंडिडेट्स यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है।
तो हम हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि कैंडिडेट्स हमारे बहुत सारे हो गए। कैंडिडेट यानी कि एक इंसान, कैंडिडेट्स यानी कि बहुत सारे इंसान। अगर बहुत सारे इंसान है तो बहुवचन वर्ब का यूज़ करो, ठीक है। ओके, द वाइट एंड ब्लैक काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे ये आपको बताना है। द एक्टर एंड द सिंगर, ये भी आपको बताना है। द मैनेजर एंड द डांसर, ये भी आपको बताना है। द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर, ये मैं बता दूँ, ठीक है, ये आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओके, द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर। अब यहाँ पे आर किसके अकॉर्डिंग आएगी? आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, सब जानते हैं। वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। अब कई सोचेंगे कि दीदी हमारा सब्जेक्ट तो ये रहा, नहीं, सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है और हमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। यानी सब्जेक्ट तो हमारा पोइट्री है। क्या पोइट्री हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी सिंगुलर है? हाँ, उस टेबल के अंदर देख लेना, पोइट्री भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर का यूज करेंगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर। अब यहाँ पे ऑफ लग गया, यानी कि प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि तो हमारा ऑब्जेक्ट है। और पता है क्या सोचेंगे? कश्मीर यानी कि एक हो गया, मतलब हाँ, कश्मीर सोच के इसे छोड़ो, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, और हमें जो वर्ब लगानी है ना वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। सीनरीज, अब सोचेंगे सीनरीज यानी कि बहुत सारी सीनरीज, नहीं यारो, सीनरीज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। सीनरीज को हम गिन नहीं सकते। हाँ, फीलिंग आती है लेकिन मत ले, ठीक है। सीनरीज को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन के आपको टेबल मिल जाएगा, ठीक है। नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर को हटाकर इस करेंगे, ठीक है। आई शैल नॉट गो टू द पार्टी टू नाइट सिंस मैनी वर्क आर पेंडिंग। ये तो भाई हाँ, ये रहा, ठीक है। वर्क भी हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसका यूज करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन की जो लिस्ट है उसके अंदर वर्क भी लिखा हुआ है, ठीक है। वर्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, नॉलेज भी, पोइट्री भी, ये सारे होते हैं, ठीक है। आगे देखो रूल नंबर 5 है, ये आप पढ़ भी चुके हो। अभी जो मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए थे ना, उसके अंदर से एक एग्जांपल इसी का ही था। वो क्या था दोस्तों? पता कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन आ जाती है, प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही आएगा। प्रेपोजिशन के बाद दोस्तों हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद वर्ब आ जाती है, लेकिन हमें भूलना नहीं है, डील करिए सब्जेक्ट वर्ब ने, एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट वर्ब के बीच, इसे हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कह देते हैं। इस टॉपिक को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कह देते हैं और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो भूलना नहीं है, चाहे कोई भी इनके बीच में आ जाए, ये जुदा नहीं होंगे। वर्ब तो कहेगा भी मैं तुमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आऊंगा, ठीक है। तो कभी सोचना मत ऑब्जेक्ट आ गया, कि ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन बन सकता है। क्या पता यहाँ पे सिंगुलर नाउन हो और यहाँ पे एक वचन वाली नाउन हो, यहाँ पे बहुवचन वाली नाउन हो, और बहुवचन नाउन को देकर बहुवचन वर्ब लगा दो। नहीं, यहाँ पे तो बहुवचन नाउन तो है लेकिन ऑब्जेक्ट है, और हमें वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी है, ठीक है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर, वो तो आप जानते हो, ठीक है। योर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स आर नॉट गुड। यहाँ पे दो देखो दोस्तों, योर चॉइस, तुम्हारी चॉइस। ऑफ हमारा क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की बात करते हैं, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है। अब कई देखेंगे फ्रेंड्स है, आर लगा दिया, नहीं यारो, फ्रेंड्स देखिए आर नहीं आएगा। यहाँ पे योर चॉइस होगा, तुम्हारी चॉइस, यानी कि सिंगुलर। चॉइस कभी भी बहुवचन नहीं होती, चॉइस सिंगुलर ही होती है, चॉइस को हम सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। तो कई सोचेंगे इसको देख के वर्ब लगा देते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आती है। वर्ब ने सब्जेक्ट के साथ डील की है, वर्ब ने कहा कि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगूंगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी लगेगी ये, ठीक है। तो सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे? इस लगा देंगे, ठीक है। अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज। अब ए लग गया, ए का मतलब क्या होता है? एक। ए जब भी किसी भी नाउन के साथ आएगा ना, तो वो मान लेना वो नाउन हमारा एक है, ठीक है। एक कंपनी यानी कि कंपनी एक की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऑफ लग गया। अब ऑफ के बाद 200 सोल्जर्स लग गया, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा। समझ रहे मेरी बात? ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट तो हमारा ये है। अब ये रही हमारी वर्ब, आपने कहा मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, उसे दिखा ये रहा मेरा सब्जेक्ट। ये तो बीच में कुछ और शब्द आ गए, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, इसलिए मैं तो सिंगुलर हूँगा, तो ये वोज हो गया, ठीक है। यदि यहाँ पे हम इज क्यों नहीं लगाते? इज नहीं लगता, वोज वर्ब। देखो बात पास्ट ही हो रही है, तो पास्ट वाली सिंगुलर वर्ब लगाएंगे ना। यहाँ पे बात प्रेजेंट की हो रही थी, तो प्रेजेंट वाली सिंगुलर वर्ब लगाई है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है ना, वो भी हमारा रूल नंबर 5 की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। मतलब वही बात है कि सब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन आता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। तो वर्ब तो मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन कई बार प्रेपोजिशन जो होता है ना, उसकी शक्ल ऐसी होती है कि हम पहचान नहीं पाते कि प्रेपोजिशन है या नहीं है। मतलब हमें वो प्रेपोजिशन वर्ब लगती है तो होता है ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए, और अब नहीं लगेगा। बस ये कुछ ऐसी प्रेपोजिशन है जिनमें से मेन पता कौन सी है? मेन है एज वेल एज, एंड अनलाइक भी मेन ही है। देखो लाइक, एक वर्ब आपने सुनी होगी, लाइक दोस्तों हमारी वर्ब भी होती है, और लाइक हमारी प्रेपोजिशन भी होती है,
ठीक है। बस अंतर इतना है, जब ये वर्ब बनेगी ना तो इसका हिंदी मीनिंग होगा पसंद, और जब ये प्रेपोजिशन बनेगी जिसका मतलब होगा जैसा, ठीक है। एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, मैंने कहा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लाइक हमारी वर्ब है, ठीक है। लेकिन यहीं पर ही आई लाइक यू, आई एम लाइक यू, ठीक है, आई लाइक यू नहीं, आई एम लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसी हूँ, ठीक है। इसका यहाँ पे लाइक का मतलब है कि तुम्हारे जैसे हूँ, ठीक है। जैसा मतलब, इसका मतलब है जैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब तुम्हारी ये रही, ठीक है। तो लाइक हमारी प्रेपोजिशन होती है, वर्ब भी होती है। प्रेपोजिशन होगी तो जैसा हिंदी मीनिंग होगा, इसलिए मैं तुम्हारे जैसी हूँ, ठीक है। और पसंद होगी तो इसका मतलब वर्ब होगा, ओके। देखो कुछ हमारे ऐसी प्रेपोजिशन है हम पहचान नहीं पाते, ये सेंटेंस में आ जाती है, पहचान नहीं पाते कि प्रेपोजिशन है, जिसके कारण हमें वर्ब हमें लगानी है, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए, तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना, सारी याद ही नहीं करनी, आपको पता है यार ये बिसाइड्स, बट, एक्सेप्ट, एंड नोट। देखो एंड, इसका ध्यान रखना, एंड नोट, अनलाइक, लाइक, एज वेल एज, ये हमारी क्या होती हैं, प्रेपोजिशन होती हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि विद, फॉर, इन, ऑफ, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन कंपनी ऑफ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकम्पेन्ड बाय, इन एडिशन टू, ये आप जानते हो कि हमारी क्या होती है, वर्ब भी होती है, सॉरी ये हमारी प्रेपोजिशन ही होती हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूज जाते हैं इनमें, ठीक है। क्योंकि एज वेल एज दोस्तों हमारा कंजंक्शन भी होता है, एज वेल एज हमारा कंजंक्शन भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। बस अंतर इतना है, जब एज वेल एज हमारा प्रेपोजिशन होगा तो उसके बाद नाउन आएगा, और जब हमारा एज वेल एज कंजंक्शन होगा तो उसके बाद कभी भी नाउन नहीं आएगा। कंजंक्शन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, क्योंकि कंजंक्शन का काम होता है क्लोजेस को जोड़ना। क्लोजेस होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लोजेस क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कहीं भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए आप उसे क्लोज कह दोगे, ठीक है। तो क्लोजेस को, फ्रेजेस को जोड़ना कंजंक्शन का काम होता है। कंजंक्शन के बाद कभी भी नहीं आते नाउन, बहुत कम होते हैं, केवल एंड और, ये दोनों कंडीशन ऐसे हैं जिसके बाद नाउन आते हैं, ठीक है। एज वेल एज के बाद नहीं आता, और भी बहुत सारी कंडीशन है कहीं भी नाउन नहीं आता। अगर एज वेल एज के बाद नाउन आ रहा है तो समझ जाना वो एज वेल एज हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। देखो दोस्तों, सीमा एज वेल एज रितु आर गिल्टी। अब यहाँ पे आप देखोगे सीमा, रितु दो हमारे इंसान है, आर आप यहाँ पे सही रखोगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर आ गया तो आप इसे क्या पता इसमें नो एरर कर दो, नो एरर यानी कि एक भी एरर नहीं है, लेकिन इसमें एरर है दोस्तों। कैसे एरर है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं झुक जाती हूँ। देखो यहाँ पे एज वेल एज है, अगर मैं इसे ये मानूं कि एज वेल एज कंजंक्शन है, तो दीदी अभी आपने बताया कंजंक्शन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, तो यहाँ पे ऋतु क्या कर रहा है, यानी कि नाउन क्या कर रहा है, सही बात है, यानी कि कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन है तो प्रेपोजिशन है, अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर एज वेल एज को, अगर हम एज वेल एज प्रेपोजिशन होता है और कंजंक्शन होता है, अगर हम इसे कंजंक्शन मानते हैं ना तो इसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता। ऋतु हमारा नाउन है, ठीक है, ये कंजंक्शन तो नहीं है क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, और कंजंक्शन के बाद कभी भी नाउन नहीं आता, ठीक है। अब कंजंक्शन नहीं है तो बचा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी ना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीमा, ठीक है, तो इज लग जाएगा। अब समझ में आ रहा है सब्जेक्ट कैसे पहचान रहे हो आप, मुझे अब दिख रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई, आप में क्या सारे जितने वीडियो देख रहे हैं ना, कई सारे ऐसे बैठे हैं तो कुछ रूल्स सॉल्व नहीं कर पा रहे, कुछ रूल्स में वो वर्ब नहीं लगा पा रहे कि दीदी सिंगुलर लगाएं, बहुवचन वाले लगाएं, कैसे लगाएं नहीं पता चल पा रहा, तो ऐसे होता है। वो तो मैं कह ही रही थी, आप ही बस ना मान रहे थे। देखो वीनू एंड नॉट यू, अब यहाँ पे आपको नहीं पता, आपको अगर ना पता होता कि एंड नॉट हमारा प्रेपोजिशन होता है तो देख के यू लगा देते, हैव लगा देते ना पक्का, लेकिन अब समझे ना आप, एंड नॉट हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वर्ब तो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वीन यानी कि एक है तो यानी कि हैज लगाएंगे हम, ठीक है। तो हमारी कुछ ऐसी हैं हमें पता नहीं चल पाता कि प्रेपोजिशन है, ये हमें दिखती नहीं है, मतलब हमें ये नहीं पता होता कि प्रेपोजिशन है, हमें ये नहीं पता होता कि प्रेपोजिशन है, और इसलिए हम इसके बाद जो होता है ना, फिर देखो अगर हमें ये पता होगा कि प्रेपोजिशन है तो हमें यही पता होगा कि हाँ प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसलिए हम वर्ब अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। लेकिन कई बार बीच में प्रेपोजिशन है यही बात ना पता हो तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है। तो ऐसी से हमारी होती है, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, तो ऐसे आप देख लेना। ओके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको वो रूल समझ में आ गया ना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने क्या कहा था कि भाई सब्जेक्ट है, मैंने आपसे शुरू से की बात कह रही हूँ कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आपको सब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन दिख रही है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है, ध्यान रखना वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, कहीं वर्ब को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दो। अब आप कहोगे दीदी हम क्या मूर्ख हैं, जो आपने कहा जाए ना कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे, क्योंकि आपको कैसे पता चला कि वो ऑब्जेक्ट है। मैंने तो बताया ना कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है,
और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन बन सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की शक्ल और सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की शक्ल एक जैसी भी होती है, ये बात जानते हो ना आप? हाँ, अब नहीं जानते तो अब जान लेना। सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन बन सकते हैं, यानी कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट भी बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने दूसरे रूल के अंदर आपको क्या बताया कि कई बार हम ये नहीं पहचान पाते कि जो प्रेपोजिशन है ना वो हमारी है कौन सी, जैसे कि अलोंग विद, एंड, नॉट, विद, इन, ऑफ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, हमें ये नहीं पता होता कि हमारी प्रेपोजिशन है। अगर कोई हमें ये बता दे कि हमारी प्रेपोजिशन है तो हम पहचान लेंगे हाँ ये हमारी प्रेपोजिशन है, इसके बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, और हम आराम से कर लेंगे हाँ वर्ब है तो वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है? प्रेपोजिशन को देख के कैसे पता कि वो प्रेपोजिशन है, वो मैंने आपको बताया कि ऐसी ऐसी भी हमारी प्रेपोजिशन हो सकती हैं, ठीक है। एंड हमारा आगे रूल दोस्तों, रूल नंबर 7, ये क्या कहता है? बिल्कुल आसान है। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। मैनी का मतलब होता है बहुत, यानी कि बहुत सारा, यानी कि मैनी के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो भी बहुत सारा होगा, यानी कि बहुवचन होगा, ठीक है। अगर बहुवचन होगा तो वर्ब भी बहुवचन। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई याद करने की बात नहीं है ये। मैनी का मतलब भी होता है बहुत। अगर मैनी का मतलब बहुत होता है तो सब्जेक्ट भी बहुत वाला आएगा, यानी कि सब्जेक्ट भी बहुवचन आएगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो ऑफकोर्स वर्ब भी हमारी क्या लगेगी? बहुवचन लगेगी, ठीक है। ऐसे इसमें है, मैनी के बाद अगर ए आ जाए तो फोकस होगा ए पे, क्योंकि ए का मतलब होता है एक, और ए हमेशा नाउन के लिए आता है। नाउन बन रहा है सब्जेक्ट, यानी कि ए सब्जेक्ट के लिए आ रहा है। सब्जेक्ट यानी कि एक है भाई, ए आता है क्यों है? ए का मतलब होता है एक, ए आता है नाउन के लिए, ठीक है। अगर ए किसी नाउन के आ गया यानी कि वो नाउन एक है, भले ही मैनी लगा हो लेकिन अब तो ए आ गया, और ए आ गया यानी कि एक यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन क्रिया लगानी है, ठीक है। ओके, मैनी अ गर्ल हैव लेफ्ट द क्लास। यहाँ पे मैनी अ के बाद है ना, तो आपको गर्ल्स नहीं लिखना। गर्ल्स कभी कई पता क्या सोचते हैं, मैनी को देख के गर्ल्स लिख देते हैं, मैनी यानी कि बहुत सारा गर्ल्स लिख दिया। नहीं, मैनी के बाद ए भी है और ए नाउन के लिए आएगा। नाउन हमारा एक वचन है तो इसलिए ए आ गया, ठीक है। तो ए लगा इसलिए हमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, ए लगाए ना इसे सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी ना, हैव किसने लगा दिया? हैज लगाओ, ठीक है। मैनी मैन हैज कम, मैनी यानी कि बहुत सारे हैं, मैनी का मतलब बहुत सारे यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट होगा, बहुवचन सब्जेक्ट होगा। MEN बहुवचन सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो बहुवचन वर्ब लगाओ ना, आपने भी हैज लगा दिया, हैव लगाना है, ठीक है। ओके, अब समझ में आ रहा है? कई बार हवा में उड़ रहे हो कि हाँ दीदी हमें तो पता है एक वचन सब्जेक्ट होता है, बहुवचन सब्जेक्ट होता है, अब मुझे सब दिख रहा है, आप नहीं पहचान पाते दीदी ऐसा सब्जेक्ट होता है। हम तो कंफ्यूज हो गए कि वर्ब कौन सी लगाएं, हम तो कंफ्यूज हो गए वर्ब सिंगुलर लगाएं या फिर प्लूरल लगाएं, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, अब नहीं होगे, ठीक है। ओके, आगे देखो, रूल नंबर 8 हमारा कहता है मोर देन वन से है। ये भी बिल्कुल ऐसी जैसा यहाँ पे था ना, ऐसा ही बिल्कुल सेम यहाँ पे है। देखो दोस्तों, मोर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर केवल मोर लगा हुआ है, मोर का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? बहुवचन होगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी हमारी क्या आएगी? बहुवचन आएगी। लेकिन अगर मोर देन वन लिखा हुआ है, पूरा एक साथ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वन है, वन का मतलब एक है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन आएगा। सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब हमें क्या लगानी है? एक वचन लगानी है। बिल्कुल सेम ऐसे ही मैनी यानी कि बहुत सारा, मैनी के बाद कोई भी, मैनी अगर बहुत सारा है तो बहुत सारी यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट, बहुवचन सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन वर्ब। लेकिन मैनी के बाद ए लगाते यानी कि ए यानी कि एक लगाते एक वचन सब्जेक्ट और एक वचन वर्ब, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है मोर देन वन, इसमें मोर देन वन आ गया ना, वन यानी कि एक, तो एक वचन सब्जेक्ट एक वचन वर्ब, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देन वन नहीं आया, केवल मोर है यानी कि बहुत सारा, ठीक है। तो बहुवचन वर्ब और बहुवचन सब्जेक्ट और बहुवचन वर्ब, देन वन बीच में आ जाएगा, ठीक है। और पता है कई क्या करेंगे? कई देखेंगे वर्ब को, हाँ आगे लिखा हुआ है वन, वन यानी कि एक, यानी कि वर्ब लगेगी हमारी सिंगुलर। अरे यार वो आगे देखो ना यहाँ पे, ठीक है, ये देखना है, मैं ये नहीं देखना, ओके। और जहाँ तक मुझे पता है देन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में या तो फिर आई थिंक एक कंजंक्शन होता है, ये प्रेपोजिशन भी होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन शायद होता है नहीं होता है, इसलिए ये शायद प्रेपोजिशन होता भी है नहीं भी होता है, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या नहीं आएगी? वर्ब नहीं आएगी, वर्ब हमारी इसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग आएगी, ओके। मोर देन वन वर्ड्स हैज बीन फॉर्ड, ठीक है। तो मोर देन वन आ गया यानी कि सिंगल सब्जेक्ट आ गया तो यहाँ पे वोर आएगा, ठीक है। कि सिंगल सब्जेक्ट होगा वोर आ गया, तो यहाँ पे हमने सिंपल हैज लगा दिया, ठीक है। मोर देन वन इंडस्ट्री आर, देखो मोर देन वन लिखा है, वन लिखा है यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो यहाँ पे इज लगाओ ना, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर ना लिखा होता देन वन इंडस्ट्री, मोर इंडस्ट्रीज लिखा होता, इंडस्ट्रीज यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, तब हम आर लगाते, ठीक है। मोर इंडस्ट्रीज आर,
ठीक है, मोर देन वन इंडस्ट्री इज, ऐसे यूज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रूल नंबर 9 के। दीदी इसका मतलब क्या होता है? वही सिंपल सी बात है कि अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब सबके दिमाग की घंटी तो बजी होगी, हाँ दीदी आपने लिख रखा है कि वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो हमारा सिंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि पूरा टॉपिक पढ़ लिया यार हमने, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट भूल गई क्या? इन दोनों ने डील क्या की थी? इन दोनों ने यही डील की थी कि मैं इक्वल होंगे। अगर तू ऐसा है, अगर तू एक वचन है तो मैं भी एक वचन हूंगा, अगर तू बहुवचन है और मैं भी बहुवचन हूंगा। और इसमें समझदारी किसने दिखाई थी? वर्ब ने। वर्ब ने क्या कहा था कि देखो मैं देखता हूं, मतलब वर्ब ने कहा कि देख भाई सब्जेक्ट, अगर तू ऐसा आ रहा है तो मैं अपने आप को बदल लूंगा, यानी कि अगर तू एक वचन है तो चिंता ना कर, मैं अपने आप को बदल लूंगा, और अगर तू बहुवचन है तो मैं बहुवचन बन जाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे सबकी घंटी तो बजी है कि दीदी आप कह रहे हो कि वर्ब सिंगुलर है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही होगा। हाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, लेकिन वही बात कि हम हमेशा सेंटेंस के अंदर पहचान नहीं पाते कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है फिर बहुवचन है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ प्रोनाउन लिखे हुए हैं जो हमारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते सिंगुलर है ये। कैसे? ऐसे आगे यहाँ पे देखो दोस्तों, समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोवन, नोबडी, ईदर, नीदर, आइदर, नाइदर भी नहीं बोलते, ईदर नीदर दोनों ही ठीक है, ठीक है, नन। अब दोस्तों इसमें एनीबडी को उठाती हूँ, मैं एक को उठाती हूँ। एनीबडी का मतलब क्या होता है? कोई भी। मेरी बात ध्यान से सुनना है, एनीबॉडी का मतलब होता है कोई भी। अब कोई भी में एक इंसान है फिर बहुत सारे इंसान है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 50-60 बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा कोई भी आ जाओ, तो कोई भी में आ तो बहुत सारे रहे ना, लेकिन इंडिकेशन तो एक की तरफ है ना। समझो मेरी बात को, अच्छे से समझो। ईच का मतलब क्या होता है? EACH, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक यानी कि हर एक, ठीक है, हर एक होता है। अब क्लास के अंदर 50 बच्चे बैठे हैं, मुझे 50 बच्चों में चॉकलेट बांटनी है, मैं क्या कहूंगी कि मैं हर एक को चॉकलेट बांटूंगी, ठीक है। क्या हर एक में एक से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं? ऑफकोर्स आ रहे हैं, यानी कि बहुवचन है, ऑफकोर्स बहुवचन है। सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ऑफकोर्स सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यानी कि बहुवचन वर्ब आएगी। लेकिन नहीं, बहुवचन वर्ब नहीं आएगी। माना ईच में 50-60 बच्चे आ गए, लेकिन मेरे कहने के तरीका देखो, प्रत्येक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, एक एक, ठीक है। भले ही मुझे 50-60 को बांटनी है टॉफी, लेकिन मेरे कहने का तरीका तो नहीं कि मैं हर एक 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 को बांटूंगी, यानी कि मैं मतलब मैं एक वचन की तरह से इंडिकेशन दे रही हूँ, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि मैं एक 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 को बांटूंगी, पहले एक को, फिर एक को, फिर एक को, फिर एक को, ऐसे 50 को बांटूंगी, लेकिन बांटूंगी तो एक एक करके ही ना। तो ईच में भले ही सारे इंसान आ रहे हो, लेकिन मेरे कहने का तरीका प्रत्येक, यानी कि हर एक एक, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट बन जाता, हमारे दिमाग में नहीं आती, मैं जानती हूँ, हमें लगता है ईच यानी कि प्रत्येक, यानी कि बहुत सारे, तो हम वर्ब प्लूरल लगा देते, ठीक है। इसलिए पूरा सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक ही इसके अंदर सारे रूल्स सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं कि अगर सब्जेक्ट ऐसा है तो वर्ब ऐसी आ जाएगी। वर्ब का तो सिंपल है, वर्ब को भी सब्जेक्ट को देख रहा है, तू कैसा है तो सब्जेक्ट देखो ना कि कौन सा सिंगुलर है, कौन सा बहुवचन है, कौन सा एकवचन है। कई बार हम पहचान नहीं पाते, लेकिन अब आप पहचान रहे हो, ठीक है। तो अगर ये हमारे आ जाए तो हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है। एग्जाम्पल देख लो, अभी नहीं, एग्जाम्पल अभी नहीं देखने, आप समझ ही गए कि भाई समवन, एनीबडी है, ये सारे हैं, तो हमें हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगानी है। लेकिन इनमें से आपको दो शब्द दिख रहे होंगे, ईदर एंड नीदर, या फिर जिन्हें हम कहते हैं आइदर एंड नाइदर। अब दीदी इनका मतलब समझ में नहीं आया दोस्तों। आइदर का मतलब पता है क्या होता है? आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। आइदर को हम ऐसा दोनों, यानी कि दो में लिखते हैं, और कई लोग क्या पता है क्या सोचते हैं, अगर हम सिंपल बात करें ना तो कई ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट हम देख लेंगे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। लेकिन अगर मान लो सब्जेक्ट में आ जाता आइदर, और आइदर का मतलब आपको पता है दोनों, और आप लगा देते बहुवचन वर्ब, क्योंकि दो हो गए, एक से ज्यादा हो गए, बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन वर्ब लगा देते। लेकिन नहीं ना यारो, ऐसा नहीं चलेगा। आइदर हमारा बहुवचन सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। भले ही दो इंसान है, लेकिन मैं ऐसे करूँगी दोनों में से मैं किसी एक को चॉकलेट दूंगी। यहाँ पे दो इंसान खड़े हैं, मुझे एक को चॉकलेट देनी है, तो मैं कहूंगी मुझे दोनों में से किसी एक को चॉकलेट देनी है। तो भले ही उसमें दोनों है, लेकिन दोनों में से कोई एक, ठीक है। और नीदर या फिर नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। आइदर और का, आइदर और, आइदर के साथ और का वो होता है OR, ठीक है, और लगता है पेयर में। एक सेंटेंस के अंदर अगर आइदर के साथ कुछ नहीं आ रहा ना, कोई और कंजंक्शन नहीं आ रहा तो सही है, लेकिन अगर आइदर के साथ कोई और कंजंक्शन आएगा ना तो वो और होगा, ठीक है। ऐसी नाइदर के साथ है सेंटेंस के, या तो फिर नाइदर अकेला है, और अगर इसके साथ कोई ना कोई कंजंक्शन आएगा तो वो नोर होगा,
ठीक है। तो नाइदर नोर यानी कि दोनों में से कोई नहीं, आइदर और यानी कि दोनों में से कोई एक, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आइदर ऑफ दोज ड्रेसेस आर सुटेबल फॉर द पार्टी। आइदर ऑफ दोज ड्रेसेस का मतलब है कि उन ड्रेसेस, जो दोज ड्रेसेस यानी कि जो दो ड्रेस है ना, क्योंकि आइदर का यूज करें, आइदर यानी कि दोनों, ठीक है। तो दोनों ड्रेसेस में से कोई एक पार्टी के लिए सुटेबल है, ठीक है। यानी कि देखो ऑफ तो हमारा प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद आएगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा क्या है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो यानी कि वर्ब तो अपना सब्जेक्ट ढूंढेगी, वर्ब का सब्जेक्ट ये है। आइदर का मतलब हो गया दोनों में से कोई एक, बात एक की हो रही है तो एक वचन वर्ब लगाओ। यहाँ पे आर गलत है, हमें क्या लगाना है, इज लगाना है, ठीक है। आगे देखो नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स आर बेस्ट प्लेयर, यानी कि नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स का मतलब दोनों में से कोई भी लड़की बेस्ट प्लेयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑफ लगा हुआ है, ऑफ का ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट आएगा। कहीं पता क्या सोचते हैं, गर्ल्स को देख के आर लगा देते, नहीं यार ऑब्जेक्ट है ये, समझो मेरी बात को, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब नहीं आती, हमेशा ये ना सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रेपोजिशन भी आ जाता है, उसके बाद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट भी होता है, उसके बाद भी वर्ब आ सकती है, ठीक है, ऐसा भी होता है, ओके। तो ये आर अपने इसको देखेगी, नाइदर को। नाइदर क्या कह रहे हैं, दोनों में से कोई नहीं, कोई भी नहीं है, तो एक ही बचा, मतलब कोई भी नहीं है, यानी कि भाई बहुवचन तो है नहीं, कोई भी नहीं है ना, जब नन हो, कोई भी ना हो, तो एक वचन वर्ब लगानी है, ठीक है, इज लगाना है, ओके। ईच ऑफ दैम, अब यहाँ पे कहीं दैम को देख के वर्ब को बिल्कुल सही करेंगे, क्योंकि दैम का मतलब बहुत सारों में आता है ना, दैम यानी कि बहुत सारे, नहीं, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन की बात है, हमें इसके सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा ईच, ईच का मतलब क्या होता है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि हर एक एक। इसके शब्द में देखो एक आ रहा है ना, यानी कि एक वचन सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्ब की जगह वो उसका यूज करेंगे, ओके। तो सब हम बढ़ते हैं रूल 10 की तरफ। अब रूल 10 का कहता है, बिल्कुल आसान है। अभी आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो आइदर नाइदर होते हैं, या तो ये सेंटेंस की तरह अकेले आएंगे, और अगर इनके साथ कोई भी कंजंक्शन आ रहा है, देखो भाई, या तो अकेले आएंगे, केवल आइदर नाइदर लगाओ, कोई और कंजंक्शन मत लगाओ। लेकिन अगर कोई और कंजंक्शन लगा रहे हो ना, तो पेयर लगाओ, यानी कि आइदर कहता है कि मेरे साथ अगर आपको इस सेंटेंस में कोई और कंजंक्शन लगाना है ना, तो और ही लगाना है, ओ आर ही लगाना है, ठीक है। नाइदर कहता है, नाइदर कहता है कि मेरे साथ नोर ही लगाना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में आइदर और का पेयर होता है, नाइदर नोर का पेयर होता है, और इसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर होता है, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत हो जाती है, इसमें कई बार क्या होता है कि आइदर के बाद भी सब्जेक्ट होता है, और के बाद भी सब्जेक्ट होता है, नाइदर के बाद भी सब्जेक्ट, नोर के बाद भी सब्जेक्ट, एंड इसी की तरह नॉट ओनली के बाद भी सब्जेक्ट, बट ऑल्सो के बाद भी सब्जेक्ट, और हमें लगानी है वर्ब। अब हम वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाए, ये तो आएगा कंफ्यूजन। और मान लो मैं से ना समझाती, इस टॉपिक को ना समझाती, तो आप पता क्या करते, आप सोचते हाँ दीदी मतलब मैं इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवा चुकी हूँ, आपके दिमाग में यही आता, दीदी ने कहा था कि हाँ सब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे है, यानी कि सब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे, बीच में तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है। हालांकि आपको कुछ नहीं पता, आप क्या सोचते हैं, हाँ दीदी बार बार में यही कर रही है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाती है। क्यों लगाती हूँ मैं, क्योंकि जब क्या होता है, जब सब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगती। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, इसलिए वर्ब अपना सब्जेक्ट ढूंढती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट वाला केस नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद तो सब्जेक्ट आ सकता है, किसने कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही आता है, यानी कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाए, तो रूल 10 कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमेशा वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी कि वर्ब के पास वो सब्जेक्ट होगा। इसे मत देखो, इसमें तो देखो वर्ब के पास सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट, वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, ये वाला, यानी कि इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। ऐसे ही वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी और इसके अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। तो ऐसा इसमें होगा। एंड मैं फिर से बता रही हूँ आपको, रूल 10 ये कहता है कि जब भी ऐसा केस आ जाएगी, बीच में दो सब्जेक्ट है, बीच में कंजंक्शन है, दो सब्जेक्ट है, मैंने कहा दो सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन में दो सब्जेक्ट नहीं थे, प्रेपोजिशन में एक सब्जेक्ट था, एक ऑब्जेक्ट था, बस आपको ये बात नहीं पता था कि वो ऑब्जेक्ट है, आपको ये बात नहीं पता थी कि वो ऑब्जेक्ट है, वो बात मैंने आपको बताई कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे जाओ सब्जेक्ट की तरफ, लेकिन यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग सकती है, ठीक है। वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, तो ध्यान रखना, रूल नंबर 10 कहता है कि वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, जो वर्ब के पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, नीदर यू नोर आई आर गिल्टी। अब यहाँ पे देखो, नीदर यू नोर आई, यहाँ पे हमें वर्ब लगानी है, हम आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे या फिर यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ऑफकोर्स आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या है,
दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं, दोनों ही हमारे करते हैं, कार्य को करने वाले हैं, ठीक है। अब वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, आई है, तो इसके अकॉर्डिंग एम लगाओ कि आई के साथ तो एम लगता है, ठीक है, ओके। यू के साथ आर लगता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है नीदर आई नोर यू, तो हम आर लगाते हैं, ठीक है। जो पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ऐसे ईदर टीचर्स और द प्रिंसिपल्स ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है। यहाँ पे तो सब ठीक ही है, खैर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। रुको रुको, यहाँ पे ठीक नहीं है, ओके। ऑलवेज कम्स नहीं आएगा, यहाँ पे कम आएगा, ठीक है। ऑलवेज कम लेट, ठीक है, ऑलवेज कम लेट यहाँ पे, क्योंकि हम प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। यहाँ पे टीचर्स भी हो गया, लेकिन हमें टीचर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगानी, हमें इसके अकॉर्डिंग देखनी है ये क्या है हमारा, ठीक है। बहुवचन है तो हम कम लगा देंगे, ओके। आगे देखो, नीदर हर नोर हिज फ्रेंड्स हैव गॉन देयर। अब यहाँ पे देखो, एक तो हर सब्जेक्ट हो गया, एक हिज फ्रेंड्स हो गया, वर्ब लगेगी इसके पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिज फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, तो हैव हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आगे देखो, एक मैंने एग्जाम्पल लिया नहीं है इसके अंदर, उस एग्जाम्पल के अंदर पता है क्या होता है, हैज नीदर नोर हिज फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स हैव गॉन देयर, ठीक है, हैव नहीं आएगा यहाँ पे, गॉन देयर, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात देखो, ये बिल्कुल सेम ऐसा है, यहाँ पे हैव किसके अकॉर्डिंग लगी, जो इसके पास सब्जेक्ट है, इसके पास सब्जेक्ट कौन सा था, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स यानी कि बहुत ज्यादा हो गए तो हमने हैव लगा दिया। ऐसे अब हमें ये वर्ब लगानी, इसके पास सब्जेक्ट कौन सा है, इसके पास है हिज, सॉरी नोर, हैज नीदर ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, हैज नीदर ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस हैज के पास भी सब्जेक्ट ये वाला है या फिर ये वाला है, सबसे पहले ये है ना, ये सिंगुलर है तो हमने हैज लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये पास था इसलिए हमने हैव लगा दिया, तो जो पास होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसे देखो, देयर इज नीदर द थीव्स नोर देयर लीडर, ठीक है। इसे देखते हैं, यहाँ पे देखो, नीदर द थीव्स नोर, इसे आप चेक करना, ठीक है, इसे आप देखना, ये आपका काम है। नॉट ओनली द टीचर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट बट ऑल्सो द स्टाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी जनरस एंड सपोर्टिव। अब यहाँ पे देखो, नॉट ओनली लगा है, उसके बाद द टीचर्स यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या है, ध्यान से सुननी है, नॉट ओनली हमारा क्या है, कंजंक्शन है। उसके बाद द टीचर्स हमारा क्या आया, सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट के बाद क्या आया, प्रेपोजिशन आई। प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आया। फिर हमारा कंजंक्शन आया, फिर हमारा क्या आया है, सब्जेक्ट आया को, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर से क्या है, प्रेपोजिशन आया है। फिर से बताती हूँ, ठीक है, सबको ध्यान से सुनना है। नॉट ओनली हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ओके। द टीचर्स हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद ऑफ तो हमारी प्रेपोजिशन होती है, ओके। प्रेपोजिशन यानी कि प्रेपोजिशन के बाद अब क्या आएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट आएगा, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। उसके बाद बट ऑल्सो हमारा क्या आ गया, कंजंक्शन आ गया। उसके बाद द स्टाफ हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद ऑफ फिर से आया, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद आया प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब हमारी ये है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब नहीं आती, बीच में बहुत सारा कचरा भी मिल सकता है, ठीक है। इसलिए आप वर्ब को अपनी सब्जेक्ट को ही देखना है। अब वर्ब जो पास में सब्जेक्ट होगा, पास में द टीचर्स है या फिर द स्टाफ है, द स्टाफ है, ठीक है, द स्टाफ है। स्टाफ को हम एज अ सिंगल यूनिट में लेते हैं, ठीक है, एक वचन की यूनिट में लेते हैं। कभी सोच रहे थे स्टाफ यानी कि भाई बहुत सारे इंसान हैं, नहीं, स्टाफ है तो एक सिंगल ही ना, उसके अंदर ही तो इंसान बहुत सारे टीचर्स जो भी हैं बैठे होंगे, है तो स्टाफ सिंगल ना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, द स्टाफ के अकॉर्डिंग। टीचर्स के अकॉर्डिंग आर मत लिख देना, इसके पास कौन सा है, पहले ये आया बाद में आया, ठीक है, पास ये है इसलिए मीज लगाएंगे। और यहाँ पे इस, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारे 10 रूल खत्म होते हैं एंड हमारे ये आखिरी रूल बचता है। इसमें मैंने 11 रूल नहीं कहा, बस इसे ऐसे सीख लो, ठीक है। आदतें रूल्स के अंदर ही है, लेकिन 10 रूल अच्छा लगता है। 11 रूल सीखे ये बोलेंगे तो थोड़ा पता लगेगा, ठीक है। उससे पहले अगर वीडियो आज तक अच्छी लगे तो लाइक कर देना और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम यारो, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, स्टूडेंट इंडिया ऑफिशियल 25 ID है, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। पता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से क्या होता है, हमारी कोई भी वीडियोस आती है ना, उसका थंबनेल ऑलरेडी हम पहले उस पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कि अब ये वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ, अब मैं भाई बाद में, अब आप तो देख रहे हो ना मैंने अपलोड की है, उससे पहले इसका जो थंबनेल है, जो आप जिस पे क्लिक करके आप इसे देखते हो, ठीक है, तो थंबनेल हम इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं। ये सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं, जितने मैंने सिखाया है, जितनी स्लाइड नहीं होती हैं, वो सारी इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो इसलिए जुड़ जाया करो ताकि कनेक्शन बना रहे, ओके। एंड अब आखिरी से सीख लेते हैं। सो कई बार पता है क्या होता है, ये बात तो आप समझ गए कि हाँ दीदी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी, लेकिन सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन बनता है। सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात अभी मैं कर नहीं रही, मैं भी बात करूँ केवल और केवल नाउन की, ठीक है। नाउन दोस्तों यानी कि नाम, कई बार नाम पता है क्या होते हैं, कई बार नाम होता तो सिंगल ही है,
लेकिन उस नाम के पीछे एस लगा होता है। समझो मेरी बात को, कई बार नाम होता तो सिंगल ही है, होता तो एक ही है, लेकिन उस नाम का जो शब्द होता है ना उसके पीछे एस लगा होता है, जिससे हमें लगता है कि ये तो बहुवचन है, इसलिए हम बहुवचन वर्ब लगा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक है। और ऐसा कब होता है, जब कोई टाइटल नेम होता है, किसी बुक का नाम होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स, मैथ्स जैसे हम कहते हैं मैथ्स, कहीं मैथ नहीं बोलते, मैथ नहीं बोलनी चाहिए, मैथमेटिक नहीं बोलना चाहिए, मैथमेटिक्स, मैथ्स ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। एस लगता है तो सिंपल हमारी है तो एक बुक का ही नाम ना, बुक का नाम है ना, बस पीछे एस लगा है। भाई कहीं वो ना पता हो, एस देख के हाँ ओके सब जानते हैं, नाउन के पीछे जब एस लगता है, ई एस लगता है तो वो हमेशा बहुवचन बनता है। भाई फर्स्ट सेकंड से यही तो सीखा है, इसलिए कंफ्यूज जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बुक के नाम में अगर ऐसा आ रहा हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुवचन है, बुक हमारी एक ही है। ऐसे कई बार टाइटल के नाम में भी ऐसा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत सारे की बात हो रही है एक ही, ठीक है। ऐसे देखो द टेल ऑफ टू सिटीज, ये एक बुक का नाम है, आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है बुक का नाम है, ठीक है। तो बुक का नाम है ये, कई बार हमें पता नहीं होता कि दीदी बुक का नाम है, कैसे पता करेंगे, होता है, ठीक है, वो हम गैस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हमने सुना है, द टेल ऑफ टू सिटीज एक बुक का नाम है। अब यहाँ पे लोग ऐसे देखेंगे हाँ बहुवचन है, बहुवचन वर्ब लगा देंगे, नहीं एक बुक है हमारी ये, इसलिए क्या लगाना है, हमें इज लगाना है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, यहाँ पर हमारे सारे के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। एंड अब हमें क्या करना है, ब्रीथ करना है, ठीक है। एंड में हम एक बार करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको सब कुछ यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो तक अच्छी लगी है तो वही लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो यूट्यूब पे सबका कारण बताऊंगी, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से क्या होता है, जो भी वीडियोस आएगी ना उससे पहले आपका थंबनेल जो होता है उसे अपलोड कर देंगे। बाद में वीडियोस की इतनी सारी स्लाइड होते हैं, रूल्स होते हैं, सारा जो बोर्ड है ना उस बोर्ड के फोटो को खींच के हम इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे। साथ साथ कुछ क्वेश्चन दे देंगे आपको, इन क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाओ, हाँ ये रे, अगर आपको लिखना भी, मैं बीच में बार में आ रही हूँ तो आप लिख भी सकते हो, वहां से सब कुछ मिलेगा, ठीक है। पोस्ट कर देंगे, लिख भी सकते हो, एंड क्वेश्चंस भी दे रखे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे ऐसे कनेक्शन करना, ओके सब्सक्राइब करना, जिससे क्या होगा नोटिफिकेशन आएगी, लाइक करना, जिससे यार फैलेगी वीडियो आपके, और भी भैया आप किसी की मदद कर सको, ये अच्छी बात है ना। तो जितनी लाइक करोगे उतनी वीडियो फैलेगी, यानी कि भाई सर्चिंग में आएगी, तो उससे और भी लोग देख सकेंगे। एंड जहाँ तक आप जानते हो कि हाँ मेरा दोस्त है उन्हीं से नहीं आते, तो इसलिए शेयर कर देना, ठीक है। तो तीनों चीज़ करना। एंड जिसने वीडियो एंड तक देखी है, मेरा भी फर्ज बनता है धन्यवाद करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, बाय।